हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो अच्छे हैं, आप तैयारी चल रही होगी। हाँ जी, जैसे कि आप लोगों को आइडिया है कि हमने एक बैच स्टार्ट किया था सीए फाइनल एफआर का टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट रिवीजन बैच। आज उस बैच की लास्ट क्लास है, तो जितने भी आपके इंडेस और चैप्टर बचे हुए मैं इस क्लास में कवर कर लूंगा। सर हमें नोट्स कहां पे मिलेंगे? आपको नोट्स मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं मैं सारे के सारे अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता रहता हूं। आप क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और नोट्स को डाउनलोड कर लेंगे। एक बात और, मैंने ना जो टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के नोट शेयर किए हैं वो चैप्टर वाइज शेयर किए हैं। और अब जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे ना तो आपको एक कंबाइंड फाइल मिल जाएंगी जिसमें सारे के सारे चैप्टर एक ही फाइल में कवर कर लिए हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देता हूं। सीए फाइनल एफआर के जितने भी अभी तक केस सिनेरियो आईसीआई ने पब्लिश किए हैं, चाहे वो बोर्ड ऑफ स्टडी के पोर्टल पे है, आरटीपी में है, एमटीपी में है, उनकी वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है। पीडीएफ आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे। सीए फाइनल एफआर के जितने भी बोर्ड ऑफ स्टडी के पोर्टल पे एमसीक्यू है उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है। आरटीपी एमटीपी की वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है। ये जो वीडियो है ना, ये रिवीजन पर्पज के लिए रहेगी और मेरी बोलने स्पीड थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, सो दैट मैं आपको कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट एंड कॉन्सेप्ट कवर करा पाऊं। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। एक बात और, आप ना कॉपी पेन लेके बैठेंगे और मेरे साथ साथ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। हम आज की वीडियो में जो पहला चैप्टर कवर कर रहे हैं उसका नाम है शेड्यूल 3 डिवीजन 2 एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, इसके जितने भी आपके क्वेश्चन है रिस्पेक्टिव इंडिया से रिलेटेड, उनको मैंने रिस्पेक्टिव इंडिया में कवर कर लिया है। और जो आपके शेड्यूल 3 के क्वेश्चन है वो आपको मैं आज की इस वीडियो में कवर करा दूंगा। ये जो क्वेश्चन है टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इनके सिलेक्शन का जो बेस रहा है वो दो बेस रहे हैं। एक, ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और सेकंड, इनमें रिस्पेक्टिव इंडेस और चैप्टर के आपके मेजर कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। शेड्यूल 3 डिवीजन 2 एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए, कोई भी कंपनी जिसके ऊपर इंडेस की एप्लीकेबिलिटी है वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी सीएफएस एंड एसएफएस एज पर द प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 3 डिवीजन 2। शेड्यूल 3 डिवीजन 2 में सर हम बैलेंस शीट की बात करेंगे, आज हम P&L की बात करेंगे, और रिस्पेक्टिव क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, नोट्स अकाउंट की बात करेंगे। देखिए क्या होता है, शेड्यूल 3 डिवीजन 2 के अकॉर्डिंग सर पार्ट 1 में कंपनी क्या करेगी, बैलेंस शीट बनाएगी। ठीक जी सर। अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं तो बैलेंस शीट हमेशा एज एट बनती है। सर एज एट और एज ऑन में क्या डिफरेंस होता है? एज ऑन ना एक डे को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लो हम बोलते हैं मिस्टर ए वाज बोर्न एज ऑन 13 अगस्त। एज एट ना एक मूवमेंट को प्रेजेंट करता है। जैसे हम बोलेंगे मिस्टर ए वाज बोर्न एज एट 4 PM एज ऑन। ठीक जी सर। बैलेंस शीट जो है वो आपका क्लोजिंग डेट पे, रिपोर्टिंग डेट पे, उस डे के लास्ट मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम लोग बैलेंस शीट में हमेशा एज एट वर्ड यूज करेंगे। बैलेंस शीट की अगर बात करें तो सर जो सबसे पहला पार्ट आएगा आपका असेट आएंगी, उसके बाद क्या आएगा, इक्विटी एंड लायबिलिटी। ठीक जी सर। शेड्यूल 3 डिवीजन 2 के अकॉर्डिंग आपका सबसे पहले क्या आएगा, एप्लीकेशन ऑफ फंड, मतलब आपने पैसा कहां पे लगा रखा, असेट। असेट में पहला पार्ट जो आप आएगा वो आएगा नॉन करंट असेट। क्या आएगा, नॉन करंट असेट। नॉन करंट असेट में सबसे पहले जो आइटम आएगी वो आएगी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्या आएगी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। मेरे साथ साथ बोलेंगे, सबसे पहले आइटम कौन सी आएगी नॉन करंट असेट में, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसके बाद आएगा सर आपका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। क्या आएगा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। उसके बाद आएगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। क्या आएगी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। उसके बाद सर आपका आएगा गुडविल। उसके बाद आएगा अदर इंटेंजिबल असेट। उसके बाद आएगा इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट। उसके बाद आएंगी बायोलॉजिकल असेट अदर देन बीरियर प्लांट, क्योंकि जो बीरियर प्लांट है आपका वो आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर आ जाता है। ठीक जी सर। उसके बाद आएंगे सर आपके फाइनेंशियल असेट। फाइनेंशियल असेट में सबसे पहले आएंगे आपकी इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म है, ट्रेड रिसीवेबल, आपका लोन, अदर टू बी स्पेसिफाइड। उसके बाद डेफर्ड टैक्स असेट, और उसके बाद सर आपका आएगा अदर नॉन करंट असेट। उसके बाद करंट असेट आएंगी। करंट असेट में सबसे पहली आइटम सर आपकी इन्वेंट्री आएगी, फिर फाइनेंशियल असेट। फाइनेंशियल असेट में सर नॉन करंट असेट में अपनी 4 आइटमें आई थी। कौन कौन सी, एक आपका इन्वेस्टमेंट, यहां पे भी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी करंट वाली। ठीक, वहां पे ट्रेड रिसीवेबल आया था सर, यहां पे भी अपना क्या आ जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल। ठीक, उसके बाद सर यहां पे 2 आइटमें और आएंगी, एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और एक बैंक बैलेंस अदर देन अबव, मतलब अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक जी सर। उसके बाद आपका लोन आ जाएगा अदर टू बी स्पेसिफाइड। ठीक जी सर। उसके बाद आपका करंट असेट में जो आइटम आएगी
करंट टैक्स असेट आएंगी, उसके बाद अदर करंट असेट आ जाएंगी। करंट टैक्स असेट के अंदर सर जैसे अपना एडवांस टैक्स हो गया और प्रोविजन फॉर टैक्स को हम नेट करके दिखाते हैं, अगर एडवांस टैक्स ज्यादा तो क्या आएगा, करंट टैक्स असेट के नाम से आ जाएगा। ठीक जी सर। उसके बाद अपना आएगा सोर्स ऑफ फंड, पैसा कहां से आया, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में सर सबसे पहले क्या आएंगी, सर सबसे पहले इक्विटी, इक्विटी शेयर कैपिटल अदर इक्विटी। जो अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल है और अदर इक्विटी है सर, इसको हम लोग डिटेल में प्रेजेंट करते हैं आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के अंदर। ठीक जी सर। उसके बाद सर अपनी लायबिलिटी आएंगी। लायबिलिटी में सबसे पहले क्या आएगी, नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में सबसे पहले फाइनेंशियल लायबिलिटी आएगी। क्या आएगी, फाइनेंशियल लायबिलिटी। एक बात और मैं आपको बता देता हूं, जो आपका करंट टैक्स असेट थी ना, वो फाइनेंशियल असेट नहीं होती, क्योंकि सर फाइनेंशियल असेट में कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव होता है। ठीक जी सर। और जो हम टैक्स पे करते हैं वो लीगल ऑब्लिगेशन के तहत पे करते हैं, तो वो अलग से आइटम आएगी। ठीक जी सर। लायबिलिटी में सबसे पहले क्या आएगी, नॉन करंट लायबिलिटी, उसमें सर आपका आएगा फाइनेंशियल लायबिलिटी। फाइनेंशियल लायबिलिटी में सबसे पहले आइटम आएगी आपकी बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग आ गई। ठीक जी सर। उसके बाद सर अपना आएगा लीज लायबिलिटी, हम फेस पे ही लीज लायबिलिटी को अलग से दिखाते हैं। उसके बाद सर अपने आएंगे ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल को हम फर्दर क्या करते हैं सर, दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं बैलेंस शीट के फेस पे। एक आपका आता है टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यू ऑफ माइक्रो एंटरप्राइज एंड स्मॉल एंटरप्राइज, और एक आपका आता है टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यू ऑफ क्रेडिटर अदर देन माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। ठीक जी सर। उसके बाद सर अपना आता है अदर फाइनेंशियल लायबिलिटी। ठीक जी सर। अब अदर फाइनेंशियल लायबिलिटी के बाद एक अलग से हेडिंग आ जाएगा प्रोविजन के नाम से, फिर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के नाम से नेट करके। ठीक जी सर। उसके बाद आएगा आपका अदर नॉन करंट लायबिलिटी। उसके बाद करंट लायबिलिटी में सबसे पहले आइटम बोरोइंग आएगी, फिर लीज आपका पेबल आएगा, फिर ट्रेड पेबल आ जाएगा। फर्दर दो पार्ट में से क्लासिफाई कर देंगे फेस पे। उधर उसके बाद सर आपका अदर फाइनेंशियल लायबिलिटी आ जाएगी। ठीक जी सर। उसके बाद अदर करंट लायबिलिटी यहाँ पे पहले आ जाएगी, उसके बाद सर आपका प्रोविजन, उसके बाद करंट टैक्स लायबिलिटी नेट करके। जैसे मान लो सर अपना जो करंट टैक्स की लायबिलिटी आती है एडवांस टैक्स को एडजस्ट करने के बाद, वो आ जाएगी। ठीक जी सर। चले, हाँ जी। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो भी रिस्पेक्टिव हमने बैलेंस शीट के अंदर आइटम लिखी है फेस पे, उसको क्या करते हैं, नोट से प्रेजेंट कर देते हैं। ठीक जी सर। उसके बाद बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L की। स्टेटमेंट ऑफ P&L जो है, इसके दो पार्ट है, एक आपका कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, एक आपका अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। हालांकि जो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है हमें अलग से हेडिंग नहीं डालना होता। देखिए क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ P&L, आपका जो P&L है वो फॉर द ईयर बनेगा। अब स्टेटमेंट ऑफ P&L में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकम दिखाएंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर अदर इनकम। सर टोटल करेंगे तो टोटल इनकम बन जाएगी। फिर एक्सपेंसेस में सबसे पहले क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, फिर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, फिर उसके बाद आपका आएगा चेंज इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स, आपका स्टॉक इन ट्रेड एंड WIP। उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, उसके बाद आपका फाइनेंस कॉस्ट, उसके बाद डेप्रिसिएशन एंड अदर एक्सपेंसेस, उसके बाद आपका आएगा मतलब डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, उसके बाद अदर एक्सपेंसेस, उसके बाद आपका टोटल एक्सपेंसेस आ जाएगा। ठीक जी सर। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक्सपेंडिचर में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज आ जाएगा, उसके बाद आपका चेंज इन इन्वेंट्री आ जाएगी, जिसमें आपका फिनिश गुड्स, ट्रेडेड गुड्स एंड आपका WIP। उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस आ गए। हाँ जी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे बिफोर आपका एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स। एक्सेप्शनल आइटम आ जाएंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, उसके बाद टैक्स का खर्चा आ जाएगा, आपका करंट टैक्स और आपका डेफर्ड टैक्स। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम दिखाएंगे। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के बेसिकली दो पार्ट होते हैं। एक वो आइटम है जो एक ना एक दिन क्या होती है, P&L अकाउंट में रिक्लासीफाई होती है, और एक वो आइटम जो एक ना एक दिन P&L अकाउंट में रिक्लासीफाई नहीं होती। हम लोग पहले कौन सा आइटम दिखाते हैं, वो आइटम है जो एक ना एक दिन P&L में रिक्लासीफाई नहीं होती, और साथ में उसका डेफर्ड टैक्स का इंपैक्ट लेते हैं। फिर टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आ जाएगी। अर्निंग पर शेयर के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो आपका अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम उसे कंसिडर नहीं करते, सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को कंसिडर करते हैं, मतलब P&L को कंसिडर करते हैं। ठीक जी सर। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का जो फॉर्मेट है वो आपका एज पर इंड AS 7 फॉलो होता है। साथ में हम क्या करेंगे, जो भी रिस्पेक्टिव आइटम है जो हमने P&L के बेस पे दिखाई है, नोट से उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे आराम से, तसल्ली से। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो है ही है, बल्कि मैं आपको बोलूं मोस्ट में से, टॉप मोस्ट में से भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब अगर इस चैप्टर में प्रायोरिटी की बात करूं तो ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन जैसे सामने एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। एम क्रिएटर प्राइवेट लिमिटेड, मास्टर क्रिएटर प्राइवेट लिमिटेड इज सब्सिडरी ऑफ ए लिस्टेड कंपनी। अगर सब्सिडरी है लिस्टेड कंपनी की तो इसके ऊपर इंड AS की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। इज एन इंडियन कंपनी टू हुम इंड AS आर एप्लीकेबल, लिख भी दिया क्वेश्चन ने आगे। फॉलोइंग ड्राफ्ट बैलेंस शीट इज प्रीपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट फॉर द ईयर एंडिंग। ये ड्राफ्ट बैलेंस शीट बनाई है अकाउंटेंट साहब ने। ठीक है जी, क्वेश्चन की एक बार रिक्वायरमेंट देखते हैं। Being finance and accounts manager, you are required to identify the error and misstatement, if any, in the balance sheet. आपने क्या करना है, आपने आइडेंटिफाई करना है एरर और मिसस्टेटमेंट को, अगर कोई है,
बैलेंस शीट ऑफ मास्टर क्रिएटर प्राइवेट लिमिटेड एंड प्रीपेयर करेक्टेड बैलेंस शीट विद डिटेल ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है। नो नीड टू प्रीपेयर नोट्स अकाउंट नहीं बनाने। आफ्टर कंसिडरिंग द एडिशनल इन्फॉर्मेशन नेसेसरी एक्सप्लेनेशन आपने जरूर देनी है रिस्पेक्टिव आइटम की वेर एवर नेसेसरी, ठीक जी सर। आइए देखिए, सबसे पहले उसने क्या लिखा है, असेट्स में नॉन करंट असेट, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक जी सर। फाइनेंशियल असेट में अदर फाइनेंशियल असेट में सिक्योरिटी डिपॉजिट आ गया। अदर नॉन करंट असेट में आपका कैपिटल एडवांस आ गया, डेफ टैक्स असेट आ गई। करंट असेट में ट्रेड रिसीवेबल आ गया, इन्वेंट्री आ गई। हालांकि इन्वेंट्री यहाँ पे आपका पहले आती है, उसके बाद आपका फाइनेंशियल असेट आती है, ठीक जी सर। फाइनेंशियल असेट में इन्वेस्टमेंट के बाद ट्रेड रिसीवेबल आता है, अदर फाइनेंशियल असेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपका सर इससे पहले आ जाएगा। ये सारी बातें हम जब क्वेश्चन प्रॉपर सोल्व करेंगे तब प्रॉपर लिखेंगे। अभी प्राइम फेसिस जो दिख रहा है हम उसको ठीक कर रहे हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटी में इक्विटी शेयर कैपिटल आएगी, बिल्कुल ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटी में अदर इक्विटी सर आपका इक्विटी के अंदर आती है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ गई, बोरोइंग आ गई। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अलग से आएगी, बोरोइंग सर आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी के अंदर आएगी। लॉन्ग टर्म प्रोविजन अलग से आएगा। करंट लायबिलिटी में फाइनेंशियल लायबिलिटी आ गई, अदर फाइनेंशियल लायबिलिटी, ट्रेड पेबल, करंट टैक्स लायबिलिटी, ठीक जी सर। एडिशनल इंफॉर्मेशन सबसे पहले पॉइंट में लिखता है ऑन 1 अप्रैल X1 8% कन्वर्टेबल लोन विद ए नॉमिनल वैल्यू ऑफ 64 लाख वाज इशूड बाय द एंटिटी। एक बार क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कब का है, 31 मार्च X2 का है और हमें बताया गया है 1 अप्रैल X1 को क्या हुआ है, 8% कन्वर्टेबल लोन हमने नॉमिनल वैल्यू 64 लाख पे इशू किए, कन्वर्टेबल लोन है, वाज इशूड बाय द एंटिटी, इट इज रिडीमेबल ऑन 31 मार्च X5 4 ईयर के बाद, ऑल्सो एट पार वैल्यू पे क्या है, ये रिडीमेबल है। अल्टरनेटिवली इट मे बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर ऑन द बेसिस ऑफ द 100 न्यू शेयर फॉर ईच 200 वर्थ ऑफ द लोन। अब यहाँ पे 200 वर्थ ऑफ द लोन के हिसाब से हम नंबर ऑफ शेयर इशू करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर फिक्स होगी, ठीक। तो इंटरेस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। और क्योंकि यहाँ पे फिक्स का जो टेस्ट है वो पास हो रहा है तो एक पार्ट इसका इक्विटी बन जाएगा। एक बात और, अगर ऑप्शन कन्वर्टेबल है, मतलब कन्वर्टेबल में ऑप्शन है और ये नहीं बता रखा क्वेश्चन है कि ऑप्शन किसके पास है, तो ये ऑलवेज एज्यूम ऑप्शन किसके पास होगा, होल्डर के पास होगा। और हम ये मानेंगे कि वो अगर कैश की डिमांड करेंगे तो हमें कैश पे करना पड़ेगा, ठीक। एन इक्विवेलेंट लोन विदाउट द कन्वर्जन ऑप्शन हैव कैरिड एट इंटरेस्ट 10%। इंटरेस्ट ऑफ 5,12,000 हैव ऑलरेडी बीन पेड एंड इंक्लूडेड एज ए फाइनेंस कॉस्ट। इन्होंने सिंपल क्या किया, जैसे हम एएस में ट्रीटमेंट करते थे ना, 64 लाख इंटू आपका 8%, इन्होंने क्या किया 5,12,000 से इंटरेस्ट का खर्चा चार्ज किया और पे भी कर दिया उसको, ठीक जी सर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके दो पार्ट करेंगे, डेट, एक आपका इक्विटी। डेट के ऊपर ईआईआर के बेस पे हम इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक जी सर। और फिर हम क्या करेंगे, जो भी आपका डेट कंपोनेंट और प्रोसीड्स का डिफरेंस आएगा, इक्विटी आ जाएगा, उसे हम एज ए अदर इक्विटी में कन्वर्टेबल डिबेंचर इक्विटी कंपोनेंट के नाम से दिखाएंगे। और फिर जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो ईआईआर के बेस पे चार्ज करेंगे, ठीक जी सर। आइए सारी वर्किंग कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए हम 5,12,000 तो इंटरेस्ट पे करेंगे, कितने साल के लिए सर, 4 ईयर के लिए। तो एनुअटी फैक्टर आ जाएगा 0.91 प्लस 0.83 प्लस 0.75 प्लस 0.68, 3.17। $16,23,040, ये तो आपका इंटरेस्ट आ गया। ये प्रिंसिपल पे होगा, एट पार है, इंटू 0.68, ये अमाउंट आ गया आपका 43,52,000 59 75,040। ये आपका डेट कंपोनेंट आ गया, किस डेट पे, 1 अप्रैल X1 को, बिल्कुल ठीक है सर। प्रोसीड्स का अमाउंट आया 64 लाख से, तो इक्विटी का अमाउंट आ जाएगा 424, ये इक्विटी कंपोनेंट आ गया, ये आपका डेट कंपोनेंट आ गया। हम इसे क्या करेंगे, इसे अदर इक्विटी के रूप में दिखा देंगे, 424। अब इसमें और भी एडजस्टमेंट है, एक बार मैं इक्विटी टिक करा देता हूं। ये देखिए स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के अंदर अदर इक्विटी
इशू ऑफ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ड्यूरिंग द ईयर, इक्विटी कंपोनेंट ऑफ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक जी सर, 424960। अब इस डेट को हम क्या करेंगे, एमोटाइज कॉस्ट के हिसाब से मेंटेन करेंगे, 59,75040 प्लस इंटरेस्ट आ जाएगा EIR के हिसाब से, दैट इज आपका 10%, 597504। ये इंटरेस्ट कॉस्ट हमें चार्ज करनी चाहिए थी, बट हमने इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी चार्ज कर ली, 5,12,000। तो हम रिटेन्ड अर्निंग में P&L में, क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो P&L हमें नहीं बनाना, सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है, तो P&L में हम क्या करेंगे, 85,504 की एडजस्टमेंट कर लेंगे, ठीक जी सर। तो रिटेन्ड अर्निंग का जो अपने को बैलेंस दे रखा, पहले एक बार वो कैलकुलेट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। अदर इक्विटी है 25,00150, उसमें से हम क्या करेंगे, ये वाला अमाउंट और माइनस कर देंगे। ये देखिए ये आपका बैलेंस है, ये हमने इसमें से माइनस कर दिया, ठीक जी सर। आगे बढ़ते हैं, माइनस आपका आ जाएगा 5,12,000 जो हमने कूपन रेट के हिसाब से अमाउंट पे किया है। $60,60 544 ये आपका बोरोइंग में आ जाएगा। तो बैलेंस शीट के अंदर आपका फाइनेंशियल लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी में 8% कन्वर्टेबल लोन 60,60 544, ठीक जी सर। और अभी जैसे हमने ये वर्किंग कर ली, तो एग्जाम के अंदर नोट अभी पेंडिंग रख लेंगे, नोट फिर जिस सीरीज में आएगा जैसे आएगा उसके हिसाब से नोट डाल लेंगे। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, अभी इसमें यहाँ पे टिक नहीं करा रहा, पहले ना जैसे मैंने आपको इंडेस 101 के क्वेश्चन कराए थे ना, तो पहले मैं यहाँ पे वर्किंग कर लेता हूँ, फिर हम क्या करेंगे एक साथ बाद में पूरी बैलेंस शीट बनाएंगे, तब चीज़ों को साथ साथ रिवाइज कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, और फिर डिस्कस कर लेंगे कहाँ क्या आइटम आएगी, ठीक जी सर। और आपका इक्विटी आ जाएगा 424960, और जो अमाउंट था 85,504, ये इसमें से माइनस करते हैं। आगे बढ़े जी सर, बिल्कुल बढ़ते हैं। आइए सेकंड पॉइंट, आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव रिकमेंडेड डिविडेंड ऑफ 50,000 फॉर द ईयर एंडिंग, हाउएवर द सेम हैज नॉट बीन येट अकाउंटेड बाय द कंपनी इन इट्स फाइनेंशियल। बिल्कुल ठीक है, हमें वैसे भी इसको अकाउंट फॉर नहीं करना होता, नोट्स अकाउंट में डिस्क्लोज करना होता है, तो हमें फर्दर इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना। तो पहला पॉइंट आपका इससे रिलेटेड था, सेकंड पॉइंट जो था आपका डिविडेंड से रिलेटेड था, इसमें कोई ऐसा नीड नहीं। हाँ, अगर आपको नंबरिंग करनी तो इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ नंबरिंग कर देते हैं। अदर करंट फाइनेंशियल लायबिलिटी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, अदर करंट फाइनेंशियल लायबिलिटी, एक बार चलते हैं। अदर करंट लायबिलिटी में आपका अदर फाइनेंशियल लायबिलिटी थर्ड पॉइंट है 2,05,664, एक बार टोटल करें जी सर, 21,890 प्लस 61,845 प्लस 81,265 प्लस 35,564 टैली है, ठीक जी सर। वेजेस पेबल आपका अदर फाइनेंशियल लायबिलिटी में ही आएगा, सैलरी पेबल अदर फाइनेंशियल लायबिलिटी में आएगा, टीडीएस पेबल गवर्नमेंट ड्यू है, देयर इज नो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, ठीक, तो आपका ये आपका आएगा अदर करंट लायबिलिटी के अंदर। कहां पे आएगा, अदर करंट लायबिलिटी के अंदर। और उसके बाद है इंटरेस्ट एक्रूड ऑन ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल इंटरेस्ट एक्रूड है, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश है, तो अदर फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो ये तीन आइटम अदर फाइनेंशियल लायबिलिटी में आ जाएंगी, 21,890 प्लस 61,845 प्लस 35,564 119,299। तो अदर फाइनेंशियल लायबिलिटी में अमाउंट आएगा आपका, अदर फाइनेंशियल लायबिलिटी में 119,299, और अदर करंट लायबिलिटी में अमाउंट आ जाएगा आपका 81,265, अदर करंट लायबिलिटी में 81,265। चलें जी सर, चलिए पॉइंट नंबर 4, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कंसिस्ट फॉलोइंग आइटम। जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का बैलेंस दे रखा उसमें ये चीजें हैं, बिल्डिंग 3750-250 इट इज हेल्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। लैंड इट इज हेल्ड फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। व्हीकल दे आर यूज्ड एज द कन्वेंस
कन्वेंस फॉर एम्प्लॉय, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फैक्ट्री premises. The construction was started on 31st March X2 and consequently no depreciation has been charged on it. The construction activity will continue to happen and it will take 2 years to complete and be available for use. अब यहाँ पे देखिए अवेलेबल फॉर यूज है, तो इट मीन्स क्या है, अभी ये पीपी नहीं बनी है, आपका अंडर प्रोसेस है, तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर आ जाएगा। तो ये सबसे पहली आइटम है अपनी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो एक काम करते हैं हम ना, आंसर यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे, उसमें सबसे पहले क्या आएगी, एसेट, उसके बाद क्या आएगा, नॉन करंट एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का जो अमाउंट आएगा वो आपका आएगा 3750,250 और प्लस आपका 1237,500, ये अमाउंट आएगा आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का। ये आ जाएगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से और ये आपका आ जाएगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के नाम से। आइए इसको हम टिक कर लेते हैं। देखिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ठीक। नोट 1 2 3, नोट 1 में हम लिख देंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का मीनिंग और फिर बताएंगे कि इसमें दो असेट आपका, क्योंकि ये एडमिन पर्पज के लिए, रेंडरिंग ऑफ सर्विस या गुड्स के लिए, तो ये पीपी है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्योंकि एसेट अभी रेडी नहीं हुई है तो ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में आएगी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, लैंड या बिल्डिंग या पार्ट ऑफ द बिल्डिंग या दोनों, जिसको हमने हेल्ड कर रखा फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग रेंटल इनकम या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन और बोथ, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये हम नोट्स में लिख देंगे, ठीक जी सर। चलिए तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जो आइटम अपनी फाइनली पोस्टिंग होती रहेगी उसको हम यहाँ पे ऐसे टिक कर लेते हैं, ये वाला खत्म हो गया, ठीक। चले जी सर, पॉइंट नंबर 4 खत्म। द कंपोजिशन ऑफ द अदर करंट फाइनेंशियल एसेट इज एज फॉलोज। अदर करंट फाइनेंशियल एसेट पे चलते हैं। अदर फाइनेंशियल एसेट 217370, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन बैंक डिपॉजिट अदर फाइनेंशियल एसेट में ही आएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस, सर ये अदर करंट एसेट में आएगा क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस में हमें बदले में क्या मिलेंगे, गुड्स मिलेंगे या सर्विस मिलेगी। कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू रिसीव कैश या अदर फाइनेंशियल एसेट नहीं है, ना किसी कंपनी के इक्विटी शेयर है, तो ये आपका अदर फाइनेंशियल एसेट के अंदर आ जाएगा 57720 और ये आपका अदर करंट एसेट के अंदर आ जाएगा। रॉयल्टी रिसीवेबल फ्रॉम डीलर, ये आपका अदर फाइनेंशियल एसेट के अंदर आ जाएगा। तो आउट ऑफ दिस 90,000 सर किस में आएगा आपका, अदर फाइनेंशियल एसेट, अदर करंट एसेट। वन टू 7 370। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए क्या लिखता है क्वेश्चन, करंट इन्वेस्टमेंट consist of security held for trading which are carried at fair value through P&L. Investment were purchased on 1st January X2 at 55,000 and accordingly are shown at cost as at 31st March X2. लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट को हेल्ड करते हैं एट FVTPL तो हम उसे फेयर वैल्यू पे दिखाएंगे, डिफरेंस P&L अकाउंट के अंदर जाएगा। द फेयर वैल्यू ऑफ द सेट इन्वेस्टमेंट आपका 60,000 से, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो अमाउंट है इन्वेस्टमेंट का इसे दिखाएंगे 60,000 पे और 5,000 सर ऐड कर देंगे रिटेन अर्निंग के अंदर, ठीक जी सर। चलिए ट्रेड पेबल एंड ट्रेड रिसीवेबल आर ड्यू विद इन 12 मंथ, तो आपका फाइनेंशियल एसेट फाइनेंशियल लायबिलिटी के अंदर ही आ जाएंगे। देयर हैज बीन नो चेंज इन इक्विटी शेयर कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के अंदर जिसका स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के अंदर पार्ट ए में इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी जिसका ए पार्ट आपका इक्विटी शेयर कैपिटल है उसमें ओपनिंग क्लोजिंग सेम आ जाएगा, ठीक जी सर। एंटिटी हैज द इंटेंशन टू सेट ऑफ ए डेफर्ड टैक्स asset against a deferred tax liability as they relate to income tax levied by the same taxation authority and the entity has a legally enforceable right to set off taxes, तो इसको हम सेट ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है 474850 से, डेफर्ड टैक्स असेट कम है तो हम लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे। तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम माइनस कर देंगे 254,150, तो फाइनल बैलेंस आएगा 474,850 माइनस 254,150, 220,700, 220,700 का अमाउंट आएगा, ठीक जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। Other equity consists retained earning only. Okay. The opening balance of the retained earning was
21,25,975, तो हम क्या करेंगे 21,25,975 को एज ए ओपनिंग दिखा देंगे, एज ए क्या करेंगे सर ओपनिंग दिखा देंगे, ठीक जी सर, और इसमें से माइनस कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। नो डिविडेंड हैज बीन एक्चुअली पेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है जी। एज्यूम दैट द डेफर्ड टैक्स इंपैक्ट इफ एनी ऑन अकाउंट ऑफ द अबव एडजस्टमेंट इज करेक्टली कैलकुलेटेड इन फाइनेंशियल, ठीक है। वो ये कह रहा है कि जो भी आपका डेफर्ड टैक्स वगैरह का इंपैक्ट है आपको अलग से कंसीडर नहीं करना, हमने ऑलरेडी उसे ठीक ट्रीट कर रखा है। आइए अब हम क्या करेंगे, अब फाइनल आंसर लिखेंगे। देखिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, आपका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हम लिख चुके हैं जी सर। उसके बाद गुडविल है नहीं सर, अदर इंटेंजिबल असेट है नहीं सर, तो उसके बाद क्या आ जाएगा सर आपका फाइनेंशियल असेट आ जाएंगे, ठीक जी सर। अब फाइनेंशियल असेट में सर अदर फाइनेंशियल असेट है और कोई फाइनेंशियल असेट नहीं है लॉन्ग टर्म में, ये अमाउंट सेम आ जाएगा, ठीक जी सर। और हम इसके ऊपर एज सच क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं, नोट देने की नीड नहीं है, ठीक जी सर। उसके बाद सर हम लोग क्या करेंगे सर, उसके बाद ना हम यहाँ पर लिख के दिखाएंगे अदर नॉन करंट असेट, क्योंकि कैपिटल एडवांस आपका अदर नॉन करंट असेट में आता है, और एक इसके ऊपर नोट दे देंगे कि जो अपना साथ साथ आंसर रेफर करते रहो, ठीक। मैं यहाँ से ओरली बोलता रहता हूँ। हम साथ में क्या करेंगे, ये तो हट गया, हाँ जी एक सेकंड, और ये हो गया, ये अदर नॉन करंट असेट में हम कैपिटल एडवांस दिखाएंगे और ये बताएंगे कि जो कैपिटल एडवांस होता है उसमें कोई कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश नहीं होता, अनदर फाइनेंशियल असेट नहीं होती, तो हम उसे अदर नॉन करंट असेट के रूप में दिखाते हैं, ना कि फाइनेंशियल असेट के अंदर। यहाँ पे फाइनेंशियल असेट के अंदर दिखा रखा है जो कि गलत है। चलें जी सर, उसके बाद आपका करंट असेट आएगी। करंट असेट में सबसे पहले क्या आएगा इन्वेंट्री, तो हम बताएंगे कि जो इन्वेंट्री है वो आपका मतलब सबसे पहले आएगा, बट इसमें नोट देने की नीड नहीं है क्योंकि करंट असेट में दिखा रखा है। आगे चलते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल असेट में सबसे पहले क्या आएगा सर, इन्वेस्टमेंट आ जाएगी 60,000 से, और एक नोट दे देंगे कि हमने इसे एफईटीपीएल पे मेजर कर रखा, तो इसे फेयर वैल्यू पे दिखाएंगे, दैट इज 60,000, और 5,000 का इंपैक्ट कहां पे लेंगे, रिटेन्ड अर्निंग के अंदर, ठीक जी सर। उसके बाद आपका आएगा ट्रेड रिसेबल, ठीक जी सर। ट्रेड रिसेबल के ऊपर हम नोट दे देंगे कि ये विद इन 12 मंथ ड्यू है, इसलिए करंट के अंदर आएगा, फाइनेंशियल असेट के अंदर आएगा क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश है। उसके बाद अदर फाइनेंशियल असेट में नोट दे देंगे कि जो आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस था वो फाइनेंशियल असेट नहीं हो सकता, और फिर उसी में आप एक मर्ज नोट कर सकते हैं कि अदर करंट असेट भी उसी मर्ज कर सकते हैं, अलग से लिख सकते हैं कि अदर करंट असेट में आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ठीक जी सर। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सर आपका अदर फाइनेंशियल जो असेट है उससे पहले आ जाएगा, ठीक जी सर। चलिए इक्विटी शेयर कैपिटल सेम आ जाएगी, रिटेन्ड अर्निंग का ये ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, ये तीन चीज़ें इसमें एडजस्ट हो जाएंगी, और अदर इक्विटी हम डिस्कस कर ही चुके थे, आपका कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट, ये देखिए ये टोटल आ जाएगा, ठीक जी सर। यहाँ तक सारी चीज़ें अपनी टिक हो चुकी हैं। लोन हमने ऑलरेडी पहले टिक कर दिया था, तो आपका फिर हम एक नोट में ये भी लिखेंगे कि जो अदर इक्विटी है वो आपका इक्विटी के अंदर आता है, नॉन करंट लायबिलिटी या लायबिलिटी के अंदर नहीं, ठीक जी सर। नॉन करंट लायबिलिटी में सबसे पहले क्या आएगा सर, सबसे पहले अपना आएगा फाइनेंशियल लायबिलिटी। क्या आएगा, फाइनेंशियल लायबिलिटी। फाइनेंशियल लायबिलिटी में सबसे पहली आइटम सर यहाँ पे कौन सी आएगी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, दैट इज आपका 8% कन्वर्टेबल डिवेंचर, और ये अमाउंट आ जाएगा, ठीक जी सर। ये आपका अदर इक्विटी में जा चुका था। उसके बाद अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो यहाँ पे सर और कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिखाएंगे आपका सेम अमाउंट से। उसके बाद क्या करेंगे सर, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट करके आ जाएगा 220700, ठीक जी सर। करंट लायबिलिटी में सर फाइनेंशियल लायबिलिटी आएगी, सबसे पहली आइटम कौन सी आएगी, ट्रेड पेबल, और हम नोट डाल देंगे कि ये विद इन 12 मंथ पेबल है, आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी करंट लायबिलिटी के अंदर आ जाएगी, ठीक जी सर। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद अदर फाइनेंशियल लायबिलिटी आएगी, ये हमने अमाउंट कैलकुलेट कर लिया था। उसके बाद सर जो अमाउंट आपका आएगा अदर करंट लायबिलिटी के नाम से टीडीएस पेबल आ जाएगा, और उसके बाद सर आपका करंट टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक जी सर। चलें, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सारे नोट आप पढ़ लेना, वर्किंग वगैरह मैंने सारी करा दी आपको। क्वेश्चन नंबर 2, दीपक स्टार्टेड ए न्यू कंपनी एस प्राइवेट लिमिटेड विद इक्तारा लिमिटेड, wherein investment of 55% is done by Iktara Limited and rest by Deepak, ठीक है जी। Voting power are to be given as per the proportionate share of the capital contribution, ठीक है। The new company formed was the subsidiary of Iktara Limited with 2 directors and Deepak eventually became one of the director of the company, ठीक है। A consultant was hired and he was charged 30,000 for the incorporation of the company and to do
अदर नेसेसरी स्टेचुटरी रजिस्ट्रेशन 30,000 इज टू बी चार्ज एज एन एक्सपेंसेस इन द बुक्स आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। ठीक है जी, ये हमने खर्चे के रूप में चार्ज कर लिया, बिल्कुल ठीक है। द कंपनी एज प्राइवेट लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अप्रैल 19। द फाइनेंशियल ऑफ इकतारा लिमिटेड आर प्रीपेड एज पर द इंड एस। ठीक जी सर। और जो कंपनी है सर एस, ये इकतारा की सब्सिडरी, तो इसके ऊपर इंडेस की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी, हम ये नोट डाल देंगे। ठीक जी सर, कि अगर एक कंपनी के ऊपर इंडेस की एप्लीकेबिलिटी आती है तो ऑटोमेटिक उसकी होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, ज्वाइंट वेंचर एंड एसोसिएट के ऊपर क्या आएगा, इंडेस की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। एज एन अकाउंटेंट हु वाज हायर्ड एट द टाइम ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन हैज प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट फाइनेंशियल ऑफ द एस प्राइवेट लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20। सर जो अकाउंटेंट साहब उसने कुछ ड्राफ्ट बनाए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, जिसमें स्टेटमेंट ऑफ P&L बना दिया। ठीक है जी, बैलेंस शीट बना दी। अब ये देखिए बैलेंस शीट आपकी एएस के हिसाब से, कोई बात नहीं, हम इंडेस के हिसाब से बना देंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ गई। You are required to ascertain that whether the financial statement of S Private Limited are correctly presented as per the applicable financial reporting framework। नहीं, ये आपके इंडेस के अकॉर्डिंग बनेंगी, एएस के अकॉर्डिंग बना रखी, क्योंकि अगर एक कंपनी के ऊपर इंडेस की एप्लीकेबिलिटी आती है तो उसकी सब्सिडरी, होल्डिंग, ज्वाइंट वेंचर, एसेट के ऊपर इंडेस की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। यहाँ पे जो एस कंपनी है वो सब्सिडरी है आई कंपनी की, और आई कंपनी के ऊपर इंडेस की एप्लीकेबिलिटी, तो ऑटोमेटिक एस कंपनी के ऊपर इंडेस की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। ठीक जी सर। आगे, if not prepare the revised financial statement of S Private Limited after the careful analysis of the mentioned fact and information। ठीक जी सर। चलिए जी, अब हम यहां पे क्या करेंगे, क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। डेफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ 6,000, डेफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ 6,000, पहला पॉइंट इज क्रिएटेड ड्यू टू द फॉलोइंग टेम्परेरी डिफरेंस इन डेप्रिसिएशन अमाउंट एज पर इनकम टैक्स एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट। ठीक है जी। There is only one property, plant and equipment in the company whose closing balance at 31st March 20 is as follows। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में एज पर बुक्स दे दिया, एज पर इनकम टैक्स दे दिया। देखिए बुक्स में बैलेंस कितना है आपका 1 लाख का, इनकम टैक्स में कितना 80,000। हम फ्यूचर में कितना खर्चा मांगेंगे 1 लाख, इनकम टैक्स वाले कितना खर्चा अलाउ करेंगे 80,000, तो 20,000 वो क्या करेंगे सर डिसअलाउ कर देंगे। जब वो डिसअलाउ करेंगे तो टैक्सेबल अपना इनकम बढ़ेगी, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस आ गया, DTL आ जाएगा। इसके ऊपर टैक्स का रेट क्या है, ये 30% दे रखा है, तो 6,000 से सर अपना क्या आ जाएगा DTL आ जाएगा, और 6,000 से सर यहाँ पे DTL है, मतलब यहाँ तक अपना ट्रीटमेंट सारा ठीक चलता है। ठीक जी सर। प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस आर डिडक्टेबल ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर एज पर इनकम टैक्स। जो ये प्री इनकॉर्पोरेशन के खर्चे थे इनकम टैक्स में 5 ईयर में अलाउ होंगे, तो 6,000 इस साल अलाउ हो गए। क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट कितने से आ जाएगा 24,000 से, टैक्स बेस मतलब एज पर टैक्स कैरिंग अमाउंट 24,000 से आ जाएगा। ठीक जी सर। आगे देखिए क्या लिखता है, हाउएवर द सेम आर इमीडिएटली एक्सपेंसेस ऑफ इन द बुक्स। लेकिन ये खर्चे हम क्या करेंगे P&L में इमीडिएटली चार्ज कर लेंगे, तो P&L में अगर हम इमीडिएटली चार्ज करेंगे तो सर अपना कैरिंग अमाउंट 0 आ जाएगा। फ्यूचर में मैं खर्चा कितना मांगूंगा 0, इनकम टैक्स वाले कितना खर्चा देंगे 24,000, तो क्या बन जाएगा 24,000 का हमें एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर अलाउ हो जाएगा, टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी, तो ये डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस बन गया। 24,000 टैक्स का रेट 30% है, तो 7,200 से DTA आ गया। करंट टैक्स इज कैलकुलेटेड एट 30% ऑन PBT 355 विदाउट डूइंग एनी एडजस्टमेंट रिलेटेड टू इनकम टैक्स। The correct current tax after doing necessary adjustment of allowance disallowance related to income tax come to 125,700। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन में ना, जो हमने टैक्स का खर्चा निकाला वो कैसे निकाला है, जो भी इनकम आई हमने 30% के हिसाब से टैक्स का खर्चा निकाल लिया। जैसे यहां पे इनकम आई 355 इंटू 30% 106,500, लेकिन वो कह रहा है कि जो आपका टैक्स का खर्चा बनेगा ना वो 125,700 बनेगा। देखिए द करेक्ट करंट टैक्स आफ्टर डूइंग नेसेसरी एडजस्टमेंट ऑफ अलाउंस डिसअलाउंस रिलेटेड टू इनकम टैक्स कम्स टू 125,700, तो ये जो अमाउंट आएगा 125,700 से आएगा। ठीक जी सर। चलिए देखिए आगे क्या लिखता क्वेश्चन, आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड the director have recommended dividend of 15,000 for the year ending 31st March 20, which has been deducted from reserve and surplus, and dividend payable of 15,000
हैज बीन ग्रुप्ड अंडर अदर करंट लाइबिलिटी अलोंग विद अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटी। हमने 15,000 का डिविडेंड रिकमेंड किया डायरेक्टर ने और हमने उसे प्रोवाइड कर दिया, जबकि वो तो नोट्स अकाउंट में आएगा, नॉन एडजस्टेबल इवेंट होता है। तो हम क्या करेंगे, 15,000 यहां पे माइनस कर देंगे, अदर करंट लाइबिलिटी या प्रोविजन में एक बार चेक कर लें। जी सर, अदर करंट लाइबिलिटी के अंदर, तो अदर करंट लाइबिलिटी यहाँ पे 15,000 से कम हो जाएगी। और दूसरा इंपैक्ट इसका पी एंड एल में आएगा। तो क्योंकि एक बार हम पी एंड एल की अगर बात करें तो जो करंट ईयर का पी एंड एल होगा यहाँ पे 242,500 है, इसमें से हमने क्या किया होगा, 15,000 का डिविडेंड माइनस किया होगा, बैलेंस आपका 227,500 है। तो हम एक काम करते हैं, इसमें एड बैक ना करके ना जो करेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे उसमें इसका इफेक्ट नहीं लेंगे। मतलब सर मतलब ये है कि जैसे अगर ये पिंडल बिल्कुल ठीक होगा तो हम डायरेक्ट इसे ले लेंगे, इसमें से ये माइनस नहीं करेंगे। और अगर इसमें कुछ चेंज होगा, वैसे तो चेंज होना ही होना है क्योंकि इनकम टैक्स का प्रोविजन भी चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, जो भी फाइनल करेक्ट नेट प्रॉफिट आएगा उसमें 15,000 माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसे नोट्स अकाउंट में प्रोवाइड करेंगे, एडजस्टेबल इवेंट नहीं है। देयर आर गवर्नमेंट स्टेचुटरी ड्यूज अमाउंटिंग टू 15,000 विच वाज ग्रुप्ड अंडर अदर करंट लायबिलिटी। ये आपका देखिए बात सुनिए, गवर्नमेंट स्टेचुटरी ड्यूज अदर करंट लायबिलिटी के अंदर आता है, लेकिन यहाँ पे जो अदर करंट लायबिलिटी है इसमें हो सकता है कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी हो, तो हम एक काम करते हैं इसमें 15,000 क्या करेंगे, ये तो डिविडेंड का अमाउंट हो गया, अदर करंट लायबिलिटी में लेके चले जाएंगे, तो बैलेंस 15,000 आपका अदर फाइनेंशियल लायबिलिटी बन जाएगी अगर कोई और एडजस्टमेंट नहीं हुई तो। ठीक जी सर। द कैपिटल एडवांस अमाउंटिंग टू 50,000 आर ग्रुप्ड अंडर अदर नॉन करंट असेट। ठीक है जी, 50,000 अदर नॉन करंट असेट में ये आपका अदर नॉन करंट असेट ही आ जाएंगे क्योंकि ये कैपिटल एडवांस है। ठीक, अदर करंट असेट ऑफ 51,000 कंप्राइज इंटरेस्ट रिसीवेबल फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल है, उससे हमें इंटरेस्ट का अमाउंट लेना था, तो हमने क्या किया, उसे अदर करंट असेट में दिखा दिया। देखिए फिर से लाइन पढ़िए, अदर करंट असेट ऑफ 51,000 कंप्राइज इंटरेस्ट रिसीवेबल फ्रॉम आपका ट्रेड रिसीवेबल। अगर ट्रेड रिसीवेबल से हमें इंटरेस्ट रिसीवेबल है तो ये अदर करंट असेट के अंदर ही आएगा। अदर करंट असेट मतलब फाइनेंशियल असेट के अंदर आएगा, अदर फाइनेंशियल असेट लिख देते हैं यहाँ पे ना। Current investment of 30,000 is in the share of a company which was done with the purpose of trading. Current investment has been carried at cost in the financial statement. The fair value of the current investment in this case is 50,000. तो करंट इन्वेस्टमेंट जो है 50,000 से आगे फाइनेंशियल असेट के अंदर आ जाएंगी और 20,000 से आपका अदर इनकम बढ़ जाएगी। एक्चुअल गेन ऑन एम्प्लॉय बेनिफिट मेजर, एक चीज का और ध्यान रखेंगे, यहां पे अगर आप देखेंगे तो अभी तक जो बैलेंस है किस किस के चेंज हुए हैं, ये बैलेंस चेंज हो गया। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई 20,000 से, टैक्स बेस कैरिंग अमाउंट, तो 20,000 से क्या बन जाएगा अपना सर, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, 6,000 से इसके ऊपर DTL आ जाएगा, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। ठीक जी सर, और यहां पे 20,000 क्या था अपना, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस था, 6,000 का उसके ऊपर DTA था। तो अभी तक DTL टैक्सेबल है ना, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 1 लाख हम डेप्रेशन क्लेम करेंगे, वो 80,000 क्लेम देंगे, 20,000 को मना कर देंगे। ठीक जी सर, तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस आ गया, DTL आ गया, तो नेट अमाउंट कितने आ गया अभी तक के हिसाब से, बाकी कुछ और होगा तो इसमें एडजस्ट कर लेंगे। 6,000 का DTL है, 6,000 का DTL है, 7,200 का DTA है, 4,800 से सर अपना DTL आ गया। ठीक जी सर, चलिए, एक्चुअल गेन ऑन एम्प्लॉय बेनिफिट मेजर ऑफ 1,000 हैज बीन ओमिटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ओमिटेड है, तो हम इसे क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के थ्रू, और उसके ऊपर डेफर्ड टैक्स का इंपैक्ट भी दे देंगे। ठीक, तो जो डेफर्ड टैक्स अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 1,000 हम गेन है तो DTL बन जाएगा इसके ऊपर ना,
अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, DTL 700 अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आ जाएगी, और 5100 से DTL बैलेंस शीट में आ जाएगा, क्योंकि डेफर टैक्स हमेशा रिस्पेक्टिव आइटम के साथ जाता है। ये सारी रिस्पेक्टिव आइटम आपके पीएनएल को अफेक्ट कर रही हैं, इसलिए डेफर टैक्स पीएनएल में जाएगा। ये ओसीआई को अफेक्ट कर, इसलिए डेफर टैक्स आपका ओसीआई में जाएगा। ठीक जी सर, हमने यहाँ पे सारी एडजस्टमेंट पढ़ ली। आइए अब हम क्या करें, करेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। आप एक काम करेंगे, आंसर निकाल लेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टिक करते रहेंगे, मैं यहाँ से आपको ओरली बोलता रहता हूँ, और अगर कोई वर्किंग होगी तो वर्किंग कराता रहता हूँ। देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल आएगा जी सर, पर्टिकुलर अमाउंट आएगा जी सर, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेम अमाउंट से आ जाएगा। आपका जो अदर इनकम है 20,000 से आएगी, तो टोटल इनकम आएगी यहाँ पे, जो टोटल इनकम आएगी कितने से आ जाएगी, 11,20,000 से। ठीक जी सर। एक्सपेंसेस की बात करें तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड आपका सेम आ जाएगा, इंक्रीज डिक्रीज इन स्टॉक सेम आ जाएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस सेम आ जाएगा, डेप्रिसिएशन आपका सेम आ जाएगा, अदर एक्सपेंसेस आपका सेम आ जाएगा। तो जो पीबीटी आएगी 1120 माइनस आपका 745, पीबीटी आएगी सर आपकी 3,75,000 से। ठीक जी सर, 375 से पीबीटी आ गई। करंट टैक्स आपका 125,700 से आएगा, और डेफर टैक्स का अमाउंट आपका 4,800 से आएगा। ठीक जी सर, तो आपका जो टैक्स का खर्चा आ जाएगा 125,700 प्लस आपका 4,800, 130,500, प्रॉफिट 375 माइनस 130,500, 244,500 सर आपका प्रॉफिट आ जाएगा। फिर हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, उसमें लिखेंगे आइटम विल नॉट रिक्लासिफाई टू पीएनएल, विल नॉट में आएगा, क्योंकि आपका ये जो रीमेजरमेंट गेन है ये आइटम नॉट रिक्लासिफाई में आता है। ठीक जी सर, उसका डेफर टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी, तो 700 सर आपका अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 1,300। ठीक, और टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आ जाएगी 245,200। अब इसमें से हम डिविडेंड माइनस नहीं करेंगे। ठीक जी सर, आइए मैं एक बार ये टिक करा देता हूँ। ये देखिए अदर इक्विटी में चलते हैं, प्रॉफिट फॉर द ईयर, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, डिविडेंड एडजस्ट नहीं होगा, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया 245,200 से। चले जी सर, आइए अब बैलेंस शीट की बात करते हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या आएगी, असेट। असेट में सबसे पहले क्या आएगा, नॉन करंट असेट। सबसे पहले आइटम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फाइनेंशियल असेट में अदर फाइनेंशियल असेट, लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेज आ गया। अदर नॉन करंट असेट अलग से आइटम आ जाएगी 50,000 से। ठीक जी सर, ये टोटल अमाउंट आपका 190 रहेगा, कोई चेंज नहीं है। उसके बाद करंट असेट में सबसे पहले इन्वेंट्री 80,000 से। उसके बाद आपका आएगा फाइनेंशियल असेट। फाइनेंशियल असेट में सबसे पहले क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट 50,000 से। 20,000 का इंपैक्ट हमने अदर इनकम में कंसिडर कर लिया था। चलिए जी, उसके बाद आपका आएगा ट्रेड रिसीवेबल, कोई एडजस्टमेंट नहीं। उसके बाद आपका आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कोई एडजस्टमेंट नहीं। उसके बाद अदर फाइनेंशियल असेट 51,000 से। ठीक, अदर करंट असेट यहाँ पे नहीं है। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में इक्विटी शेयर कैपिटल आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के अंदर सेम अमाउंट से आ जाएगी। अदर इक्विटी हमने डिस्कस कर लिया था। नॉन करंट लाइबिलिटी में आपका फाइनेंशियल लाइबिलिटी आएगी, यहाँ पे फाइनेंशियल लाइबिलिटी है नहीं। लॉन्ग टर्म प्रोविजन 25,000 से। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 1,000 का जो हमने एक्चुअल गेन रिकॉर्ड किया, किसके ऊपर, आपका एक्चुअल गेन रिकॉर्ड किया एम्प्लॉय बेनिफिट के रिगार्ड में, तो हम उसे यहां से माइनस कर देंगे, 24,000 आ जाएगा प्रोविजन में। उसके बाद डेफर टैक्स लाइबिलिटी आपका 5,100 का अमाउंट आ जाएगा। ठीक जी सर। करंट लाइबिलिटी की बात करें तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी में सबसे पहले क्या आएगा, ट्रेड पेबल 11,000 से। ठीक, अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटी 15,000 से। उसके बाद आपका ये जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है इनकम टैक्स है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे करंट टैक्स लाइबिलिटी, और इसका अमाउंट आएगा आपका 125,700 का अमाउंट था। ये देखिए, चले जी सर। चलिए जी, इसी के साथ ये चैप्टर हम समाप्त करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगर मैं इंटरनेशनली बात करूँ ना, तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है वो एज पर द इंड AS 1 बनती है, और शेड्यूल 3 डिवीजन 2 में हमने जो फॉर्मेट बनाया है ना, वो इंड AS 1 को फॉलो करके ही बनाया है। ठीक जी सर। अगर मैं इंड AS 1 की बात करूं तो ये बात करता है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। ठीक जी सर, आइए क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन के साथ साथ रिस्पेक्टिव प्रोविजन भी, रिस्पेक्टिव कॉन्सेप्ट में आपको रिवाइज कराऊंगा। ठीक जी सर।
क्वेश्चन नंबर 1 आपका है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से रिलेटेड। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के दो पार्ट है, एक वो आइटम जो P&L में रिक्लासिफाई नहीं होगी और एक वो आइटम जो P&L में रिक्लासिफाई होगी। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कौन सी आइटम जाएगी मैं आपको बता दूं, एज पर द प्रोविजन ऑफ द रिस्पेक्टिव इंड एस। रिस्पेक्टिव इंड एस कहता है ये अमाउंट आपका अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगा, तो हम उसे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में लेके जाएंगे। फिर वो आपका P&L में P&L वाले रिक्लासिफिकेशन पार्ट में जाएगा या नोट रिक्लासिफिकेशन वाले पार्ट में जाएगा। सर अगर रिसाइकलिंग उसके ऊपर अलाउड है तो P&L के अंदर, और रिसाइकलिंग अलाउड नहीं है तो नो टू रिक्लासिफाई टू P&L के अंदर। ठीक जी सर, आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई द प्रेजेंट द ट्रांजैक्शन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंड एस 1। ठीक, रीमेजरमेंट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट प्लान, ये आपका अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आ जाएगा। और मैं आपको बता दूं ये नोट रिक्लासिफाइड टू P&L के अंदर आता है। ठीक जी सर, इंपैक्टिंग आइटम इंपैक्टिंग अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इसने आगे फर्दर बाइफिकेशन नहीं पूछा, सिर्फ इसने पूछा कि P&L और OCI में बताओ, मतलब आइडेंटिफाई करो और प्रेजेंट करो कि ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे जाएगा। तो P&L और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में इंस्टीट्यूट आंसर देता है, फर्दर इसका क्लासिफाई नहीं करता, क्लासिफिकेशन नहीं करता। मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा, लेकिन क्लासिफिकेशन की नीड आपको एग्जाम के लिए नहीं है। ठीक, रीमेजरमेंट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट प्लान। ठीक, करंट सर्विस कॉस्ट P&L में, चेंज इन रिवैल्यूएशन सरप्लस सर आपका OCI में, और OCI में किस हेड के अंदर, नोट रिक्लासिफाइड टू P&L। गेन एंड लॉस अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसलेटिंग द मॉनेटरी एसेट इन ए फॉरेन करेंसी, सर आपका P&L में, साथ साथ इनको टिक करते रहे जी सर। गेन एंड लॉस अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसलेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए फॉरेन ऑपरेशन, सर आपका OCI में क्लासिफिकेशन वाले आइटम में आता है। ठीक जी सर। गेन एंड लॉस अराइजिंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट डेजिग्नेटेड एट फेयर वैल्यू थ्रू OCI, सर OCI में आएगा और ये नोट रिक्लासिफाइड वाले आइटम में आता है। ठीक जी सर, तो आप इसके बाद ऐसे दिखा सकते हैं इसको पहले ना। इनकम टैक्स एक्सपेंसेस P&L में, शेयर बेस्ड पेमेंट कॉस्ट सर आपका P&L में। चलें जी सर, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या होता है। करंट असेट और करंट लायबिलिटी को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं, पहले बात करते हैं करंट असेट की। ठीक जी सर, कोई भी असेट सर करंट असेट कहलाएगी अगर वो चार में से एक कंडीशन क्वालिफाई करती है, और अगर चारों में से एक भी कंडीशन क्वालिफाई नहीं करती तो सर वो असेट फिर आपकी नॉन करंट असेट कहलाएगी। ठीक जी सर, पहली कंडीशन क्या है, इट एक्सपेक्टेड टू रियलाइज द असेट, जो असेट है वो एक्सपेक्टेड टू रियलाइज है और इंटेंडेड टू सेल और कंज्यूम इट इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक जी सर। सेकंड है, हमने उसे प्राइमरली होल्ड कर रखा है ट्रेडिंग पर्पज के लिए। ठीक जी सर। थर्ड है, इट एक्सपेक्ट टू रियलाइज द सेट विद इन 12 मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। ठीक जी सर। उसके बाद आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा। हाँ, अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे रेस्ट्रिक्शन है और वो रेस्ट्रिक्शन सर 12 मंथ तक भी है, मतलब 12 मंथ से ज्यादा फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं आएगा, अदरवाइज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा विद रेस्ट्रिक्शन अप टू आपका 12 मंथ। ठीक जी सर। उसके बाद बात करते हैं करंट लायबिलिटी के बारे में। एक लायबिलिटी करंट लायबिलिटी कहलाएगी अगर सर हम उसे क्या करते हैं, सेटल करेंगे नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में, मतलब उसकी जो ड्यू डेट आएगी ना वो रिपोर्टिंग डेट से नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर हो, या विद इन 12 मंथ हो, या हेल्ड फॉर ट्रेडिंग हो। ठीक जी सर। देखिए सर क्या होता है, बात सुनिए ध्यान से ना। फोर्थ कंडीशन से पहले एक प्यारी सी बात आपके साथ डिस्कस करता हूं। मान लो मेरे क्रेडिटर है, आज 31 मार्च 24 है, और जो क्रेडिटर है ना इनका जो अमाउंट ड्यू है वो 31 दिसंबर आपका 24 को अमाउंट ड्यू है, मतलब ये पैसा मैंने देना है। ठीक, लेकिन मैं ये जो पैसा नहीं देने वाला क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होंगे उस टाइम पे ना, तो जो मेरी इंटेंशन है इसको सेटल करने की, इंटेंशन है सर मेरी सेटल करने की मोर देन 12 मंथ, तो भी सर मैं इसे करंट लायबिलिटी क्लासिफाई करूंगा, क्योंकि यहां पे इंटेंशन काम नहीं करेगी, क्योंकि सेटल हो जाएगा सर कैसे, आपका विद इन 12 मंथ, मतलब उसकी ड्यू डेट जो है 12 मंथ ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आती है। ठीक जी सर। एक होता है रोल ओवर ऑप्शन। रोल ओवर ऑप्शन का मतलब क्या है, सामने वाली पार्टी मेरे को कहती है कि आपको ये पैसे जो है ना, आप ये पैसे ना 2 साल बाद दे सकते हो, तो मेरे पास सर डेफरमेंट की पावर है, डेफरमेंट की पावर है। ठीक जी सर। मेरी कोई ऑब्लिगेशन नहीं डेफरमेंट की, मतलब मेरे पास पावर है सर, राइट है कि सामने वाली पार्टी कहती है कि पैसे आप एक काम करना 2 साल के बाद दे देना। ठीक, तो फिर सर मैं इसे एज ए नॉन करंट लायबिलिटी क्लासिफाई कर लूंगा। एक इंटेंशन होती है, एक रोल ओवर ऑप्शन होता है। अगर डेफरमेंट का ऑप्शन मेरे पास है, वो मेरी पावर में, सामने वाली पार्टी की पावर में नहीं। ठीक, तो उस केस में मैं इसे नॉन करंट लायबिलिटी क्लासिफाई करूंगा, लेकिन अगर मैं इंटेंशनली बात करूं तो फिर वो करंट लायबिलिटी क्लासिफाई होगी। ठीक जी सर। एक कॉन्सेप्ट आता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। पहले हम एक काम करते हैं, रोल ओवर के हिसाब से क्वेश्चन करते हैं, फिर जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट है उसको कवर कराऊंगा, उसके क्वेश्चन कवर कराऊंगा। ठीक जी सर। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। एन एंटिटी हैज टेकन ए लोन फैसिलिटी फ्रॉम ए बैंक दैट इज टू बी रिपेड विद इन ए पीरियड ऑफ 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। एक एंटिटी ने क्या किया, बैंक से लोन फैसिलिटी ली है
और उसे 9 मंथ के अंदर रिपे करना, कब? फ्रॉम द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। ठीक, तो प्राइमा फेसी सर ये क्या बन गई? अपनी करंट लायबिलिटी बन गई। प्रायर टू द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड द एंटिटी हैड द बैंक हैज entered into an arrangement whereby the existing outstanding loan will unconditionally roll into the new facility which expire after a period of 5 year। अब यहाँ पे देखिए अनकंडीशनल सर अपने पास पावर आ गई है कि हम उसे डेफर्ड कर सकते हैं, क्योंकि रोल ओवर ऑप्शन आ गया। कितने साल का? 5 साल का। तो अब इसकी जो ड्यू डेट आएगी वो आपकी 12 मंथ के अंदर नहीं आ रही, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर नहीं आ रही, तो ये नॉन करंट लायबिलिटी क्लासीफाई हो जाएगी। हाउ शुड सच लोन बी क्लासिफाइड इन द बैलेंस शीट ऑफ द एंटिटी? द लोन इज नॉट ड्यू फॉर पेमेंट एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। The entity and bank have agreed for the said rollover prior to the end of the reporting period for a period of 5 years. Since the entity has an unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting period, the loan should be classified as non-current. How will the solution be different if the new facility is agreed upon after the end of the reporting period? अगर रिपोर्टिंग पीरियड के बाद सर क्या होता है? रोल ओवर ऑप्शन मिलता है। देखिए हम लोग जो लाइबिलिटी को क्लासिफाई करते हैं, ये देखते हैं कि बैलेंस शीट डेट पे, रिपोर्टिंग डेट पे ड्यू डेट कब आ रही है। अब रोल ओवर ऑप्शन इसके बाद अगर आता है तो सर बैलेंस शीट डेट पे तो ड्यू डेट कब आ रही है? 9 मंथ के अंदर, तो ये करंट लायबिलिटी रहेगी। तो हमारा आंसर अलग आ जाएगा, यस करंट लायबिलिटी। विल द सॉल्यूशन ए, अब ये ए के रिगार्ड में पूछ रहा है, बी डिफरेंट इफ द एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज फ्रॉम वन बैंक एंड द न्यू फैसिलिटीज फ्रॉम अनदर बैंक। अनदर बैंक अगर ये फैसिलिटी देता है तो सर देखिए जो एग्जिस्टिंग बैंक है उसको तो हमें पे करना ही करना है, तो ये अपनी करंट लायबिलिटी बन जाएगी। तो आंसर आपका अलग आ जाएगा, यस करंट लायबिलिटी। Will the solution to A be different if the new facility is not yet tied up with the existing bank? Existing bank ने अभी टाई अप नहीं किया है, but the entity has the potential to refinance the obligation। लेकिन हमारे पास पोटेंशियल, देखिए सर इंटेंसिव पोटेंशियल से काम नहीं चलेगा। अगर रोल ओवर ऑप्शन नहीं मिला आपको बैलेंस शीट डेट से पहले, तो हम लोग इसे एज ए, क्योंकि अपने पास डेबिट पावर नहीं, तो करंट लायबिलिटी क्लासीफाई करेंगे। तो इसका आंसर सर करंट लायबिलिटी ही आ जाएगा। ठीक जी सर, तो आंसर अलग आ जाएगा ए के रिगार्ड में। आइए अब हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। पहले मैटेरियल प्रोविजन जो है वो आपका ब्रीच हो गया है। देखिए क्या होता है, एग्जांपल से मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ये मेरा करंट अकाउंटिंग ईयर है, 1 अप्रैल 24 को स्टार्ट होता है, 31 मार्च 25 को ईयर एंड है। ठीक जी सर। अब मैंने क्या कर रखा है, एक लॉन्ग टर्म लोन ले रखा है। ये पहले ले रखा था और अभी भी वो लॉन्ग टर्म है बैलेंस शीट डेट के हिसाब से। ठीक जी सर। अब यहां पे मैंने एक कंडीशन पूरी करनी थी, जैसे मान लो डेट इक्विटी रेशियो मेंटेन करनी थी, या जितना लोन है उतना फंड आपका मेंटेन करना था। तो एक कंडीशन थी जो मेरे को पूरी करनी थी, और अगर मैं उस कंडीशन को पूरी करने में फेल कर जाता हूं तो जो लोन है ना वो ऑन डिमांड बन जाएगा। जो सामने वाली पार्टी को कहेगी साहब आपने ये कंडीशन फेल कर दी, तो अब आपको ये पैसा इमीडिएटली देना पड़ेगा। ठीक जी सर। तो देखिए यहां पे 3 अलग अलग घटनाएं घट सकती हैं। पहला बेसिक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आप इस डेट पे कंडीशन आपने पूरी करनी थी, आप कंडीशन में फेल कर जाते हैं, तो जो नॉन करंट लायबिलिटी थी आप उसे क्या करेंगे, एज ए करंट लायबिलिटी क्लासिफाई कर देंगे। ये एक बेसिक प्रोविजन है। फिर से इसको डिस्कस करते, रिवाइज करते हैं। अगर मान लो मैंने कोई लॉन्ग टर्म लोन ले रखा था और बैलेंस शीट डेट से पहले मेरे को कोई कंडीशन पूरी करनी थी, और वो कंडीशन अगर मैं पूरी नहीं करता तो जो लोन है वो रिपेबल ऑन डिमांड बन जाएगा, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, उसे एज ए करंट लायबिलिटी क्लासिफाई कर लूंगा। ठीक जी सर, ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब यहां पे 2 प्यारे प्यारे से कॉन्सेप्ट और आते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है? कॉन्सेप्ट नंबर 2 ये है कि अब सामने वाली पार्टी को मैंने बोला, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका ब्रीच हो गया। मैंने सामने वाली पार्टी को बोला कि कॉन्ट्रैक्ट तो ब्रीच हो गया, अब आप ना मेरे को कुछ एक्सटेंशन दे दो इसको पूरा करने के लिए। जैसे यहाँ पे डेट इक्विटी रेशियो मेंटेन करनी थी और वो मेंटेन नहीं कर पाया, तो अगर मेरे को जो एक्सटेंशन मिलता है, वर्डिंग सुनना ध्यान से, मैंने सामने वाली पार्टी को क्या बोला कि इस कंडीशन को पूरा करने के लिए मेरे को ग्रेस पीरियड दे दो, एक्सटेंशन दे दो। सामने वाली पार्टी ने बोला ठीक है मैं आपको ग्रेस पीरियड दे रही हूं। ठीक जी सर। अगर वो ग्रेस पीरियड लेस देन 12 मंथ है, वर्डिंग सुनना, लेस देन 12 मंथ है, लेस देन वर्ड लिखा हुआ है। कब से? जब ब्रीच हुआ तब नहीं, बैलेंस शीट डेट से, तो करंट लायबिलिटी। और अगर बैलेंस शीट डेट से 12 मंथ या मोर है तो नॉन करंट लायबिलिटी। 12 मंथ या मोर है तो नॉन करंट लायबिलिटी। बन की बात जी सर। तो देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको कंडीशन पूरी करनी थी, आप कंडीशन फेल कर गए, तो लायबिलिटी जो है वो आपकी ऑन पेबल ऑन डिमांड बन गई, तो करंट लायबिलिटी हो जाएगी। ठीक जी सर। लेकिन कॉन्सेप्ट नंबर 2 ये कहता है कि अगर आपको ग्रेस पीरियड मिलता है इस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए,
तो उस केस में देखिए कि जो ग्रेस पीरियड है वो आपका रिपोर्टिंग डेट से बैलेंस शीट डेट से कितने मंथ के अंदर है। सर लेस देन 12 मंथ करंट लायबिलिटी, 12 मंथ या मोर है तो नॉन करंट लायबिलिटी। हम इसको कब देखेंगे? बैलेंस शीट डेट से। ठीक जी सर। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या कहता है? थर्ड कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो आपका ओरिजिनल क्लासिफिकेशन था, जैसे मान लो ओरिजिनल नॉन करंट लायबिलिटी थी, ठीक जी सर, ओरिजिनल, तो वो नॉन करंट लायबिलिटी ही रहेगी, और अगर करंट लायबिलिटी थी तो करंट लायबिलिटी ही रहेगी। मतलब ये जो ब्रीच हुआ इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, प्रोवाइडेड क्या ये जो आपका ओरिजिनल है वो ओरिजिनल ही रहेगा, प्रोवाइडेड दो में से कोई एक घटना घट जाए। क्या आपको कंडीशन इस डेट पे पूरी करनी थी? जी सर। आप इस डेट से पहले पहुंच गए किसके पास? सामने वाली पार्टी के पास, कि साहब देखिए उस डेट पे ना मैं कंडीशन पूरी नहीं कर पाऊंगा, आप एक काम करो, आप ना इस डेट को आगे बढ़ा दो। इस डेट को क्या करो? आप आगे बढ़ा दो, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं कंडीशन पूरी नहीं कर पाऊंगा। सामने वाली पार्टी ने बोला ठीक है, आपको ये जो कंडीशन पूरी करनी है ना, आपको ये कंडीशन इस डेट पे पूरी करनी, इस डेट पे। अब बैलेंस डेट तो ये है, अब बैलेंस डेट से पहले अगर यहाँ पे ब्रीच हो भी गया तो मेरे को तो यहाँ पे कंडीशन पूरी करनी है, तो बैलेंस डेट पे फिर वो ब्रीच होगा ही नहीं, तो ओरिजिनल क्लासिफिकेशन रहेगा। नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी तो करंट लायबिलिटी। ठीक जी सर। सेकंड, यहां पे कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ था अप्रूवल डेट से पहले। मान लो ये अप्रूवल डेट है, अप्रूवल डेट से पहले सामने वाली पार्टी ने बोला कि जो ये पैसे पेबल ऑन डिमांड बन गए ना इस ब्रीच की वजह से, मैं इस ब्रीच की वजह से पेबल ऑन डिमांड मांगूंगा ही नहीं आपसे ना। उसकी तरफ से सर एक तरीके से एनओसी आ गया बिफोर अप्रूवल डेट। ठीक जी सर। मैं एक काम करता हूं, सारी बात एक बार रिवाइज करा देता हूं। देखिए, एक डेट पे हमें कंडीशन पूरी करनी थी, हम कंडीशन पूरी नहीं कर पाई, तो नॉन करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी बन जाएगी। बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब यहां पे दो स्पेशल कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट क्या है? अगर हमें ग्रेस पीरियड मिलता है उस कंडीशन को पूरा करने के लिए, उस कंडीशन को पूरा करने के लिए, और वो जो ग्रेस पीरियड है वो रिपोर्टिंग डेट से लेस देन 12 मंथ है तो करंट लायबिलिटी, रिपोर्टिंग डेट से 12 मंथ या उससे ज्यादा है तो नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक जी सर। एक कॉन्सेप्ट क्या है? एक कॉन्सेप्ट सर ये है कि जो डेट आपको कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन पूरी करने के लिए दी गई थी, अगर आप रिपोर्टिंग डेट से पहले और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से पहले उसका एक्सटेंशन ले लेते हैं, मतलब जिस डेट पे आपने वो कंडीशन पूरी करनी थी उस डेट को ही आपने बढ़वा लिया और रिपोर्टिंग डेट के बाद। सेकंड क्या है कि जो कंडीशन फेल हुई थी उस कंडीशन के फेल होने की वजह से सामने वाली पार्टी रीपेबल ऑन डिमांड नहीं मांगेगी, तो भी हम लोग क्या करेंगे? ओरिजिनल क्लासिफिकेशन रखें। ठीक जी सर। चलिए, तो कई बच्चों को कंफ्यूजन रहती है रोल ओवर में और इसमें। रोल ओवर अलग कॉन्सेप्ट है और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक। इन दिसंबर X1 क्या होता है? एन एंटिटी एंटर्ड इनटू ए लोन एग्रीमेंट विद ए बैंक। ठीक है जी। द लोन इज रीपेबल इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर X5। ठीक है। वन ऑफ द लोन covenants is that the amount equivalent to the loan amount should be contributed by the promoter by March 24 X2। March 24 X2 तक हमें क्या करना पड़ेगा? जितना लोन है उतना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। ठीक। और ये जो अमाउंट है ये आपका दिसंबर X5 के बाद रिपेबल है। तो अगर मैं करंट ईयर की बात करूं तो 1 अप्रैल X1, 31 मार्च X2, और हमें जो कंडीशन पूरी करनी है वो कब तक पूरी करनी है? 24 मार्च X2 तक। ठीक जी सर। Failing which the loan become payable on demand as on March 24 X2 the entity has not been able to get promoter contribution। अब यहां पे सर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? पूरा नहीं हो पाया, मतलब आपका जो कंडीशन थी वो पूरी नहीं हो पाई, तो अब ब्रीच हो गया। हाँ जी। तो ऑटोमेटिक नॉन करंट लायबिलिटी क्या बन जाएगी? करंट लायबिलिटी बन जाएगी। अब हमें क्या देखना पड़ेगा यहाँ पे? या तो ग्रेस पीरियड देखना पड़ेगा या फिर इस कंडीशन के फेल होने की वजह से वो रिपेबल ऑन डिमांड नहीं बोलेगा और ये एनओसी आ जाए आपका अप्रूवल डेट से पहले। ठीक जी सर। तो एडजस्टेबल इवेंट बन जाएगा, फिर ये ओरिजिनल क्लासिफिकेशन आ जाएगा। As on March 24 X2 the entity has not been able to get the promoter contribution. On March 25 the entity approached the bank and obtained a grace period up to 30 June X2। सर जो ग्रेस पीरियड आपका लेस देन 12 मंथ है फ्रॉम आपका बैलेंस शीट डेट 30 जून X2 तक ग्रेस पीरियड मिला है, एनओसी नहीं मिला। ठीक जी सर। टू गेट द प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन द बैंक कैन नॉट डिमांड इमीडिएट रीपेमेंट ड्यूरिंग ग्रेस पीरियड। ठीक है। द एनुअल रिपोर्टिंग पीरियड इफ ऑफ द एंटिटी एंड ऑन 31 मार्च X2। 31 मार्च X2 को सर हम कैसे क्लासीफाई करेंगे? सर इसे हम एज ए करंट क्लासीफाई करेंगे। ठीक जी सर। क्योंकि जो ग्रेस पीरियड है आपका वो लेस देन 12 मंथ है। Assume that in the anticipation that if they may not be able to get the promoter contribution by the due date, in February X2 the entity approached the bank and got the compliance date extended up to June X2 for getting promoter contribution। हम पहले ही पहुंच गए और हमें एक्सटेंशन पहले ही मिल गया।
कंडीशन फेल होने से पहले, तो सर ओरिजिनल क्लासिफिकेशन रहेगा लोन का आपका नॉन करंट रहेगा। ठीक, चले जी सर। क्वेश्चन 4 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखता है। इन December 22, X Limited entered into loan agreement with bank. The loan is repayable in 5 annual installment commencing from 1st October 24। ठीक है जी। तो करंट ईयर की अगर हम बात करें तो 1 अप्रैल आपका 22 नोट X2 31 मार्च 23। ठीक जी सर। The loan is repayable in 5 annual installment commencing from 1st October 24। One of the material provision of the loan agreement is that X Limited should create an equivalent mortgage on its asset in favor of the bank by 31st March 23। ठीक है। Failing which the loan would become payable on demand। X Limited is not able to create the equitable mortgage by 31st March 23 in April 23 next year। X Limited started negotiation with the bank and request it not to demand payment due to non creation of the equitable mortgage। हमने यहाँ पे ना ग्रेस पीरियड नहीं मांगा, हमने तो बोला कि इस ये वाली कंडीशन ही एक तरीके से छोड़ दो, मतलब इसकी वजह से हमें पैसे मत मांगो, डिमांड पे नहीं करना पड़े हमें। मीनवाइल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23 वर अप्रूव्ड फॉर ऑन 30 मई को सर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होगी इन द मंथ ऑफ जून 23। अब अप्रूवल डेट के बाद बैंक agreed that the payment would not be demanded immediately as a consequence of the breach the material provision। How would the loan liability to be classified? सर करंट आ जाएगी, क्योंकि जो हमें इस कंडीशन की वजह से पैसा पे नहीं करना पड़ेगा, उसमें जो रिलैक्सेशन मिली कंडीशन में एनओसी मिली है वो आपका अप्रूवल डेट के बाद मिली है, तो लाइबिलिटी क्लासिफाइड एज ए करंट होगी। ठीक जी सर। चलिए नेक्स्ट इंडेस की तरफ बढ़ते हैं। इंडेस 8 जो बात करता अकाउंटिंग पॉलिसी की, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट की और एरर्स की। देखिए अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई चेंज आता है या आपका कोई एरर है, ठीक जी सर, तो हम क्या करेंगे, उसका इंपैक्ट रेट्रोस्पेक्टिव लेंगे, और अगर अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज आता है तो उसका इंपैक्ट क्या करेंगे, प्रोस्पेक्टिव लेंगे। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या है? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब यह है कि अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज की बात करें तो जो न्यू पॉलिसी है वो पॉलिसी शुरू से अप्लाई होती तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनती। अगर एरर हमें मिली है तो अगर उस एरर को हम शुरू से रेक्टिफाई करते तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनती। ठीक जी सर। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी इंपैक्ट इमीडिएटली प्रीवियस ईयर में है, प्रीवियस ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीस्टेट कर देंगे, और उससे अर्लियर ईयर में जो इंपैक्ट है उसके लिए हम क्या करेंगे, एज पर इंड AS 1 इमीडिएटली प्रीवियस ईयर के फर्स्ट डे पे हम थर्ड बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखता है। ड्यूरिंग X4 XY C Limited discovered that some product had been sold during X3 X4 were incorrectly included in the inventory at 31st March X4 at आपका 65,000। सी लिमिटेड ने डिस्कवर किया कि कुछ प्रोडक्ट जो थे वो सोल्ड हो गए थे आपके 3-4 में, ठीक है, बट इनकरेक्टली। एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे मान लो मैं यहाँ पे करंट ईयर की बात कर रहा हूँ और ये मेरा प्रीवियस ईयर है, अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में मैं चेंज करता हूँ उसका इंपैक्ट सिर्फ इमीडिएटली प्रीवियस ईयर में है, या मैं किसी एरर को फाइंड आउट करता हूँ उसका इंपैक्ट इमीडिएटली प्रीवियस ईयर में, तो फिर थर्ड बैलेंस शीट नहीं बनेगी। थर्ड बैलेंस शीट कब बनेगी, जब उसका इंपैक्ट इमीडिएटली प्रीवियस ईयर से पहले है। ठीक जी सर। और जो भी रिस्पेक्टिव आइटम का इंपैक्ट आएगा इमीडिएटली प्रीवियस ईयर से अर्लियर में, तो हम थर्ड बैलेंस शीट में उसका इंपैक्ट एक रिटेन अर्निंग में लेंगे, एक रिस्पेक्टिव आइटम में लेंगे। अब यहाँ पे करंट ईयर में X4 X5 में हमें पता लगा कि कुछ प्रोडक्ट जो थे हमने बेच दिए थे लास्ट ईयर, लेकिन उसको इन्वेंट्री में इंक्लूड कर लिया था। ठीक है जी। सी लिमिटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड फॉर X4 X5 सो सेल ऑफ 1,04,000। आपका जो सेल है 1,04,000 से है करंट ईयर में। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपका 86,500 से, इंक्लूडिंग 6,500 फॉर द एरर इन द ओपनिंग इन्वेंट्री, क्योंकि हमने एक आइटम जब बेच दी थी तो उसे पिछले साल क्लोजिंग इन्वेंट्री में इंक्लूड कर लिया था, इस बार ओपनिंग इन्वेंट्री में इंक्लूड होगी। ठीक जी सर। तो अगर ओपनिंग इन्वेंट्री में इंक्लूड होगी तो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ी हो, मतलब करंट ईयर की कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ी होगी, और लास्ट ईयर की सर जो कॉस्ट ऑफ सेल है वो आपकी डिक्रीज होगी। ठीक। एंड इनकम टैक्स ऑफ 5250, ये करंट ईयर की इन्फॉर्मेशन दे दी उसने ना। सेल दे दी प्रीवियस ईयर की, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे दिया। अब क्योंकि लास्ट ईयर क्लोजिंग इन्वेंट्री ज़्यादा आ गई थी तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम हो गया होगा, तो यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो आपका 60,000 आ जाएगा, और करंट ईयर का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितने से आएगा, 6,500 से कम हो जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम हो गया था तो हम बढ़ा देंगे, और इस बार का बढ़ गया था हम कम कर देंगे 80,000। पीबीटी आ जाएगा। इनकम टैक्स का खर्चा सर आपका किस रेट से है, यहाँ पे देखें तो 30% टैक्स का रेट आ रहा है,
इसने आगे लिख भी रखा, ठीक जी सर। प्रॉफिट आ गया, बेसिक एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। द X3 X4 ओपनिंग रिटेन अर्निंग वाज 20,000 एंड क्लोजिंग रिटेन अर्निंग वाज आपका 34,000, 14,000 रिटेन अर्निंग ऐड कर दी थी आपने, ठीक। रिटेन अर्निंग बढ़ा दी थी, मतलब करंट ईयर का प्रॉफिट रिटेन अर्निंग में ऐड कर दिया था। सी लिमिटेड इनकम टैक्स रेट वाज 30% फॉर X4 X5 एंड X3 X4. इट हैड नो अदर इनकम और एक्सपेंसेस, ठीक है जी। सी लिमिटेड हैड 50,000 5,000 शेयर ऑफ 10 ईच ऑफ शेयर कैपिटल थ्रू आउट एंड नो अदर कंपोनेंट ऑफ द इक्विटी एक्सेप्ट फॉर रिटेन अर्निंग, ठीक है जी। स्टेट हाउ the above will be treated accounted in C limited statement of P&L, statement of change in equity and in notes whenever required for current year. आइए एक एक करके बात करते हैं। पहले P&L की देखिए, सेल आ गई, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रेक्टिफाई कर दिया, इनकम टैक्स से पहले आपका प्रॉफिट आ गया, 30% के साथ टैक्स का खर्चा आ गया, आपका प्रॉफिट आ गया, बेसिक और डायरेक्ट अर्निंग पर शेयर आ गई। शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं, रिटेन अर्निंग ओपनिंग आपकी 20,000 थी, 9,450 से रिटेन अर्निंग बढ़ गई और ये प्रीवियस ईयर के फर्स्ट डे पे रिटेन अर्निंग आ गई। ये आपका रिटेन अर्निंग जो प्रॉफिट है ये बढ़ गया, क्लोजिंग रिटेन अर्निंग आ गई, ठीक जी सर। अब हम क्या करेंगे, नोट्स अकाउंट में डिस्क्लोजर देंगे। क्या डिस्क्लोजर देंगे कि ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर X3 X4 वन आइटम सोल्ड बट इंक्लूड इन द इन्वेंट्री। तो अब हम क्या करेंगे, उसे रीस्टेट करेंगे। अब रीस्टेट से क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा, एक तो सर जो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है पिछले साल में वो बढ़ जाएगा, ये देखिए 53,500 था 60,000 हो गया, ठीक जी सर। इनकम टैक्स का खर्चा सर आपका, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बढ़ेगा प्रॉफिट कम होगा तो इनकम टैक्स का खर्चा सर आपका कम हो जाएगा, ठीक। प्रॉफिट डिक्रीज हो गया, अर्निंग पर शेयर कम होगी, इन्वेंट्री डिक्रीज होगी, इनकम टैक्स पेबल कम हो गया और आपका, क्योंकि इसकी वजह से सर ओवरऑल जो प्रॉफिट डिक्रीज हुआ उससे आपका इक्विटी डिक्रीज होगी, ठीक। चलें जी सर, चलिए क्वेश्चन 2, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। एबीसी लिमिटेड चेंज इट्स मेथड अडोप्टेड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन फॉर द इन द फाइनेंशियल ईयर 18-19। एबीसी ने क्या किया, अपना मेथड चेंज किया इन्वेंट्री के वैल्यूएशन का, किस ईयर में, 18-19 में, ठीक है जी। प्रायर टू द चेंज इन्वेंट्री वाज वैल्यूड यूजिंग द फीफो मेथड। अगर आप मेथड चेंज करते तो ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हमें इसका लेना पड़ेगा, ठीक। However, it was felt that in order to match current practice and to make the financial statement more relevant and reliable, a weighted average model would be more appropriate. देखिए, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, फीफो मेथड फॉलो कर रहे थे, लेकिन अब हमें लगा कि नहीं फीफो मेथड ठीक नहीं, अब हम क्या करेंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट मॉडल फॉलो करेंगे। यहाँ पे उसने बोला है कि हमने मेथड चेंज किया, फिर यहाँ पे बोला कि पहले हम फीफो मेथड फॉलो कर रहे थे, अब उसने बोल दिया वेटेड एवरेज मेथड फॉलो करें, ठीक। द इफेक्ट ऑफ द चेंज इन द मेथड ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री वाज एज फॉलोज। अब ये जो हमने मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री चेंज किया उसका ये इंपैक्ट आएगा। बात सुनिए ध्यान से, इन्वेंट्री इंक्रीज होगी। अगर इन्वेंट्री इंक्रीज होती तो प्रॉफिट इंक्रीज होता, डिक्रीज होता। देखिए, अगर मैं बात करूं क्लोजिंग इन्वेंट्री और प्रॉफिट की तो उसमें ना डायरेक्ट रिलेशन होता है। कैसे, अगर हम P&L को टी फॉर्म में देखें, क्लोजिंग इन्वेंट्री मान लो 100 है और आपका जो नेट प्रॉफिट आया मान लो वो आपका 40 है। इन्वेंट्री बढ़ गई, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इन्वेंट्री कम होगी, प्रॉफिट कम हो जाएगा। डायरेक्ट रिलेशन होता है क्लोजिंग इन्वेंट्री और नेट प्रॉफिट में। P&L मान लो सर जो अपनी ओपनिंग इन्वेंट्री है वो इंक्रीज होगी। ओपनिंग इन्वेंट्री में अगर कोई भी चेंज आता है तो उसका 36 का आंकड़ा होता है प्रॉफिट के साथ, मतलब रिवर्स इंपैक्ट आएगा। जैसे अगर ओपनिंग इन्वेंट्री अपनी, एक सेकंड अपडेट और रिसीप्ट, ओपनिंग इन्वेंट्री मान लो अपनी कितनी है, आपका 60 है और नेट प्रॉफिट जो है वो मान लो सर 20 है। ये 70 हो गया तो ये 10 हो जाएगा, ये 50 हो गया तो ये 30 हो जाएगा, ठीक जी सर। अब यहां पे 31 मार्च 17 को चेंज आया है 10 से, 18 को चेंज आया है और 19 को चेंज आया है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, 3 P&L बनाएंगे अपने कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। P&L 17 के लिए, P&L ये 16-17 आ जाएगा ना, बल्कि हाँ जी सर, सेवनटीन 18 P&L 18 और 19। अब यहां पे क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने से बढ़ी है, 10 से। अब यहां पे ओपनिंग इन्वेंट्री 10 से बढ़ जाएगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री 15 से बढ़ेगी। ओपनिंग इन्वेंट्री 15 से बढ़ेगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने से बढ़ेगी, 20 से बढ़ेगी, ठीक जी सर।
तो अगर मैं 16-17 की बात करूं तो प्रॉफिट 10 से इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये करंट ईयर है, ये इमीडिएटली प्रीवियस ईयर है और ये उससे पहले है। तो इस 10 का इंपैक्ट हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के अंदर रिटेन अर्निंग में देना पड़ेगा। ठीक जी सर, इसका इंपैक्ट करंट ईयर के पीएनएल में आएगा, इसका इंपैक्ट करंट ईयर के पीएनएल में आएगा। पीएनएल अंडर द FIFO वैल्यूएशन मॉडल आर एज फॉलोज: revenue cost of goods sold, GP expenses profit। ठीक, रिटेन अर्निंग एट 31 मार्च 17 वर 423, तो हम 423 में क्या करेंगे, 10 ऐड कर देंगे और आपका रीस्टेटेड प्रॉफिट आ जाएगा इमीडिएटली प्रीवियस ईयर के फर्स्ट डे पे। ठीक जी सर, प्रेजेंट इन द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इन प्रॉफिट और लॉस एंड प्रोड्यूस एंड एक्सट्रैक्ट इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। ठीक जी सर, तो ये आपका अगर मैं 18-19 की बात करूं तो इन्वेंट्री बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपका कम हो जाएगा 168। ये देखिए प्रॉफिट, ये आपका 5 से इन्वेंट्री बढ़ेगी तो 159, ये आपका रीस्टेटेड प्रॉफिट प्रीवियस ईयर का, ये आपका करंट ईयर का। ठीक जी सर, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। While preparing the annual financial statement for the year ended 31st March X3, an entity discovered that a provision for constructive obligation for payment of bonus to selected employee in corporate office, which was required to be recognized in annual financial statement for the year ended 31st March X1, was not recognized due to oversight of fact। हमने सर क्या क्या फैक्ट इग्नोर कर दिए। देखिए हम कहां पे हैं आज, 31 मार्च X3 में है, 1 अप्रैल X1, 31 मार्च X2, 31 मार्च X3, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। इससे पहले कुछ भी होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थर्ड बैलेंस शीट बनाएंगे, सर रीस्टेट करेंगे। ठीक जी सर, सर जो एरर या ओमिशन होती है उसका इंपैक्ट कहाँ पे होना चाहिए। देखिए वो कह रहा है कि सर जो एरर या ओमिशन है ना, वो आपकी रिकॉग्निशन में हो सकती है कि आइटम हमने रिकॉर्ड करनी थी नहीं रिकॉर्ड की, या रिकॉर्ड नहीं करनी थी रिकॉर्ड कर ले, मेजरमेंट में हो सकती है, अमाउंट अलग हो सकता है। ठीक जी सर, एरर या ओमिशन सर आपका प्रेजेंटेशन में हो सकती है, डिस्क्लोजर में हो सकती है, और कोई भी ऐसी एरर या ओमिशन सर जिसका मटेरियल इंपैक्ट है, और अगर इंटेंशनली एरर की गई है तो इमेटेरियल इफेक्ट भी है, तो हम उसे क्या करेंगे सर, उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लेंगे। ठीक जी सर, यहां पे वो लिखता है कुछ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन थी और हमने ओवरसाइट कर दिया फैक्ट को और उसे रिकॉर्ड नहीं किया। The bonus was paid during the financial year ended 31st March X2 and was recognized as an expenses in the financial year statement for the said year. Would the situation require retrospective restatement? बिल्कुल, और एरर अगर मटेरियल है तो, और साथ में हमें क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर को रिस्टेट करना पड़ेगा और थर्ड बैलेंस शीट यहाँ पे बनानी पड़ेगी। ठीक जी सर, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4। Entity ABC acquired a building for its administrative purpose and presented the same as PP in the financial year X1 X2. During the financial year X2 to X3, it relocated the office to a new building and leased the said building to a third party। देखिए पहले हमारे पास क्या थी, एक पीपी थी, अब हमने उसे एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लीज पे दे दिया। ठीक, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यूज चेंज होगा, यूज अगर चेंज होता तो ये अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज नहीं होता। हमने इस बात को डिस्कस कहाँ पे किया था, इंडेक्स 40 में डिस्कस किया था, और वहां पे एक बात और डिस्कस की थी हमने कि जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या इन्वेंट्री क्लासिफाई करते हैं या वाइस वर्सा, तो वो यूज में चेंज होना चाहिए, एविडेंस चेंज होना चाहिए, इंटेंशन चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक, और वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं माना जाएगा। Following the change in the usage of the building, entity ABC reclassified it from PP to investment property in the financial year। बिल्कुल ठीक है। Should entity ABC account for the change as a change in accounting policy? No, ये अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज नहीं माना जाएगा। एक बार आप इसको रीड कर लेना, क्योंकि यूज में चेंज है सर यहाँ पे ना। चले जी सर, लास्ट लाइन में आपको रीड भी करा देता हूं। देखिए क्या लिखता है, अकॉर्डिंगली ए चेंज इन क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ड्यू टू चेंज इन द पर्पज विच इट हेल्ड बाय एंटिटी इज नॉट ए चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एएस, आईएस, आईएफआरएस एंड इंड एस। ठीक जी सर, देखिए अगर मैं इंड एस की एप्लीकेबिलिटी की बात करूं, पहले हम आज की सिचुएशन की बात करते हैं। एवरी इंडियन कंपनी और एनबीएफसी जिसकी नेटवर्थ इमीडिएटली प्रीवियस ईयर के लास्ट डे पे है, एज पर द स्टैंड अलोन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, या वो लिस्टेड कंपनी इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, उसके ऊपर इंड एस की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। और अगर कंपनी के ऊपर इंड एस की एप्लीकेबिलिटी आ गई तो ऑटोमेटिकली
उसकी सब्सिडरी कंपनी, उसकी होल्डिंग कंपनी, उसके ज्वाइंट वेंचर और एसोसिएट के ऊपर इंड एस की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। ठीक, ये आज के दिन करंट सिचुएशन है एवरी इंडियन कंपनी और एनबीएफसी। ठीक जी सर। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो क्या हुआ था, 16 फरवरी 2015 को इंडेस की एप्लीकेबिलिटी की नोटिफिकेशन आई थी। इंडेस की एप्लीकेबिलिटी की नोटिफिकेशन आई थी। ठीक जी सर। एक बात मैं बता देता हूं आपको, इंस्टीट्यूट ने क्या किया, मई 24 में जो न्यू सिलेबस इंट्रोड्यूस किया था उसमें इस चैप्टर को ऐड कर दिया, मतलब इसमें पुराने क्वेश्चन भी हैं, तो आपको हिस्ट्री भी कवर करके जानी है। ठीक, 16 फरवरी 15 को नोटिफिकेशन आई जिसमें बोला गया कि कोई भी कंपनी चाहे तो क्या कर सकती, इंडियन कंपनी वॉलेंटरली 1 अप्रैल 15 से इंडेस को अप्लाई कर सकती। ठीक, वॉलेंटरली मतलब 15 16, बड़ी आसान सी डेट है याद करने के लिए एग्जाम के लिए। ठीक, 1 अप्रैल 16 से फेस 1 आ गया। वो कंपनी इसमें कवर कर ली जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, प्लस लिस्टेड कंपनी, अगर लिस्टेड भी नहीं है तो 500 करोड़ या उससे ज्यादा नेटवर्थ है। और इसके लिए जो डेट दी गई वो दी गई 31 मार्च 14। हालांकि वहां पे 2 प्रोविजन लिखे हुए थे, और अगर उसको हम कंक्लूड करें आपके एग्जाम के पर्पज से तो कंक्लूड करें तो 31 मार्च 14 और उसके बाद की डेट पे जो भी नेटवर्थ होगी। ठीक जी सर, मतलब 31 मार्च 14 को या उसके बाद की डेट पे हम नेटवर्थ चेक करेंगे। फेज 2 में कवर की गई वो कंपनियां, ये आपका 16 17 आ गया, 17 18 फेज 2, जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, या सर वो लिस्टेड कंपनी है। लिस्टेड कंपनी को यहां पे अलग कर दिया, इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है। ठीक जी सर। एनबीएफसी के लिए सर जो मैंडेटरी किया गया 1 अप्रैल आपका 18, अलग से नोटिफिकेशन आई थी इसकी। ठीक जी सर, 1 अप्रैल 18। एनबीएफसी के केस में सर लिस्टेड वर्ड पहले, मतलब आपका जैसे यहाँ पे ना नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर प्लस लिस्टेड कंपनी है, तो यहाँ पे सिर्फ नेटवर्थ की बात की गई, 500 करोड़ और मोर नेटवर्थ। ठीक जी सर। और 1 अप्रैल 19 से नेटवर्थ 250 करोड़ और मोर, या फिर लिस्टेड है या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग। ठीक जी सर। 19 20, अगर आप यहां पे देखें तो डेट याद करना बड़ा आसान सा है, 15 16 17 18 19। ठीक जी सर, बिल्कुल एक ही ऑर्डर में है। होल्डिंग, सब्सिडरी, ज्वाइंट वेंचर, एसोसिएट साथ में कवर की जाएगी। एनबीएफसी बैंकिंग के केस में, इंश्योरेंस के केस में वॉलंटरी अडॉप्शन ऑफ इंड एस अलाउड नहीं है। चलिए क्वेश्चन कवर करते हैं, और जो नेटवर्थ है उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे एज पर सेक्शन 257 ऑफ कंपनी एक्ट 13। क्वेश्चन 1, फॉलोइंग इज ए स्नैपशॉट ऑफ ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ कंपनी ए एज ऑन 31 मार्च 14। कंपनी ए इक्विटी शेयर आर लिस्टेड ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सिंस 10। ठीक है, लाइबिलिटी आ गई, रुपीज इन करोड़ आ गई, असेट आ गई। एज पर द रोड मैप विच फेज कंपनी ए फॉल इनटू, आपने बताना कंपनी ए किस फेज में आएगी। 31 मार्च 14 की नेटवर्थ है। देखिए नेटवर्थ में इक्विटी शेयर कैपिटल आएगी, बिल्कुल आएगी सर 160। सिक्योरिटी प्रीमियम सर बिल्कुल आएगा, जनरल रिजर्व सर बिल्कुल आएगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं आएगा, P&L सर बिल्कुल आएगा, लाइबिलिटी नहीं आएगी, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नोट रिटर्न ऑफ, ये आपका डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट। ठीक, उससे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो जो नेटवर्थ आई 505 आई, तो इंडेस की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी 1 अप्रैल 16 से। ये देखिए फेज 1 के अंदर। ठीक जी सर। आगे पूछता है, विल योर आंसर चेंज इफ कंपनी इज एन अनलिस्टेड कंपनी। कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर सर आपका 500 करोड़ या उससे ज्यादा नेटवर्थ है और लिस्टेड कंपनी, या फिर नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा मतलब लिस्टेड कंपनी भी ना हो चाहे। ठीक, hence Ind AS would be applicable to the company 1st April 16 even if company A is an unlisted company as company A net worth 500 करोड़, more than 500 करोड़, तो आपका फेज 1 में कवर हो जाएगी। ठीक, लेट अस से इन द अबव क्वेश्चन द बैलेंस ऑफ द P&L अकाउंट इज नेगेटिव 375 करोड़। वो ये कह रहा है कि जो P&L का बैलेंस है आपने उसे नेगेटिव माना है 375 से। ठीक है जी। व्हेन Ind AS शुड बी एप्लीकेबल टू कंपनी ए, कंपनी के ऊपर इंड एस की एप्लीकेबिलिटी कब आएगी। विल योर आंसर बी चेंज इफ कंपनी ए इज एन अनलिस्टेड कंपनी, अगर कंपनी ए अनलिस्टेड कंपनी। देखिए बात करते हैं पहले नेटवर्थ की, 160 प्लस आपका 200 प्लस आपका 150 माइनस 375 माइनस 80, नेटवर्थ आ गई सर अपनी 55। ये देखिए 55, अगर 55 नेटवर्थ आ गई कंपनी, क्योंकि लिस्टेड कंपनी है तो 1 अप्रैल 17 में 250 करोड़ और मोर नेटवर्थ, या फिर वो लिस्टेड कंपनी और इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है।
तो 17-18 से फेज 2 के अंदर इंडेस की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। Hence, Ind AS would be applicable to company A for accounting period beginning on or after 1 April 17। ठीक जी सर। आगे लिखता है, Will your answer change if company is an unlisted company? अगर कंपनी ए अनलिस्टेड कंपनी है तो ना तो नेटवर्थ क्वालिफाई कर रही वो और ना ही लिस्टेड इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग की कंडीशन क्वालिफाई कर रही, तो उसके ऊपर फिर इंड AS की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। ठीक जी सर, जब तक वो नेटवर्थ पूरी कंप्लीट नहीं कर लेते। ठीक जी सर। देखिए, अगर एक कंपनी के ऊपर इंड AS की एप्लीकेबिलिटी है तो उसकी होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, ज्वाइंट वेंचर, एसोसिएट के ऊपर इंड AS की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे फेलो सब्सिडरी कवर नहीं है। ठीक जी सर, यहाँ पे फेलो सब्सिडरी कवर नहीं है। एक बात और, इंडियन कंपनी कवर है, अगर कोई फॉरेन कंपनी है तो उसके ऊपर इंड AS की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। ठीक जी सर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखता है, ABC इनकॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेटेड इन ए फॉरेन कंट्री हैज ए नेटवर्थ ऑफ 700 करोड़। ABC इनकॉर्पोरेशन। ठीक जी सर। It has two subsidiary, company X, whose net worth as on 31st March 14 is 600 करोड़। इसकी दो सब्सिडरी है, ये नेटवर्थ कितनी है 600 करोड़, तो इसके ऊपर इंड AS की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। ठीक जी सर। एंड कंपनी वाई हुज नेटवर्थ इज 150 करोड़। एक्स वाई है या ए भी है? अच्छा, एक्स और वाई है। इसकी नेटवर्थ कितने से? एंड कंपनी वाई हुज नेटवर्थ इज 150 करोड़। अब सर जो ABC फॉरेन कंपनी है तो इसके ऊपर तो इंड AS की एप्लीकेबिलिटी आएगी नहीं, इसके ऊपर इंड AS की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी और आपका फेलो सब्सिडरी सर यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी पॉइंट ऑफ से कवर नहीं है। वेदर कंपनी X एंड Y वुड बी रिक्वायर्ड टू फॉलो इंड AS फ्रॉम अकाउंटिंग पीरियड कमेंसिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 16। सर आपका कंपनी X कवर हो जाएगी, Y कवर नहीं होगी। ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन नेटवर्थ, यस ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेटवर्थ, और ऑन द बेसिस ऑफ द नेटवर्थ ऑफ द ABC इनकॉर्पोरेशन। ABC इनकॉर्पोरेशन के नेटवर्थ के बेस पे नहीं, क्योंकि वो फॉरेन कंपनी। ठीक जी सर। तो जो कंपनियां सर इंड AS को अप्लाई नहीं कर रही, मतलब जिनके ऊपर इंड AS की एप्लीकेबिलिटी नहीं, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो AS रूल 6 लिखे हैं, आप एग्जाम में 21 लिख के आएंगे। ठीक, ये पुराना क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ने सर पुराने ही रूल के हिसाब से रख दिया, लेकिन अब आप 21 जरूर लिख के आए इसके अंदर। ठीक, मैंने इसको चेंज नहीं किया, आपको बता दिया। ABC would not be on the basis of the deciding whether Indian subsidiary X and Y required to prepare financial statement based on Ind AS। ठीक जी सर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 अप्रैल 16 से जो कंपनी एक्स है उसके ऊपर इंड AS की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी और सर वाई AS को ही अप्लाई करेगी। ठीक, चलिए जी सर। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, फ्रेमवर्क का चैप्टर है। आइए, इसमें से क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आप इस चैप्टर को भी अच्छे से कवर करके जाएंगे। आपने चैप्टर तो कोई भी छोड़ कर नहीं जाना है। सबसे पहले मैं इसमें कॉन्सेप्ट आपको कराऊंगा, कैपिटल मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट। कैपिटल मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपने ये देखना है कि जो कैपिटल है आपने वो फाइनेंशियल डेटा के हिसाब से नहीं, वैसे आपने मेंटेन कर रखी नहीं कर रखी। मतलब इसका मतलब ये है कि आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो वो बनाते रहिए, लेकिन हम आपको यहाँ पे 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट देंगे, उसके हिसाब से आपने कैपिटल में कंपैरिजन करना है। फाइनेंशियल कैपिटल, अगर मैं मेंटेनेंस एट हिस्टोरिकल कॉस्ट की बात करूँ ना, तो ये पता क्या कहता है कि जो भी आपकी ओपनिंग कैपिटल थी, क्लोजिंग कैपिटल, उसके साथ कंपैरिजन करके देखो कि आपने कैपिटल में कितना एडिशन वगैरह किया। ठीक जी सर। फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एट करंट परचेजिंग पावर का मतलब होता है कि जो इंडेक्स था ओपनिंग और क्लोजिंग, उसके हिसाब से देखो कि कैपिटल में कितना चेंज आया है। फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस में हम क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट है जिसमें हम डील करते हैं उसके प्राइस में जो चेंज है उसके हिसाब से हमें क्या करना है, कैपिटल चेक करने की मेंटेन है या नहीं है। देखिए, मिस्टर यूनिक कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 17। मिस्टर यूनिक ने क्या किया, बिजनेस कमेंस किया 1 अप्रैल 17 को। 20,000 रिप्रेजेंटेड बाई 5,000 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट एट 4 पर यूनिट। मतलब ओपनिंग कैपिटल सर आपकी 20,000 थी, 5,000 यूनिट है और एक यूनिट का प्राइस आपका 4 है, 20,000 आ गया। ड्यूरिंग 17-18 ही सोल्ड 5,000 यूनिट एट 5 पर यूनिट। उसने क्या किया,
5,000 यूनिट बेच दी 5 के हिसाब से, तो उसके पास कितने पैसे आ गए? 25,000 आ गए। ड्यूरिंग 17-18 ही विड्रॉ 4,000, उसने क्या किया? 4,000 विड्रॉ कर लिए। अब यहां पे अगर आप देखेंगे ना, तो रियल में जो कंपैरिजन होना चाहिए ना, वो विदाउट विड्रॉल एंड आपका विदाउट विड्रॉल ऑफ द कैपिटल और विदाउट एडिशन ऑफ द कैपिटल में आपका होना चाहिए। मतलब इसके हिसाब से हमें कंपैरिजन करना चाहिए। लेकिन ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन था और इंस्टीट्यूट ने क्या किया? विड्रॉल को एडजस्ट करके कंपैरिजन किया है, तो हम भी कंपैरिजन सर विड्रॉल को एडजस्ट करके कर लेंगे। ठीक जी सर। देखिए आगे क्या लिखता है। 31 मार्च 18 को प्राइस जो प्रोडक्ट का था वो 4.6 पर यूनिट हो गया। ठीक है, हम फिजिकल मेंटेनेंस में सर इसे कंसिडर करते हैं। ठीक, एवरेज प्राइस इंडिसेज आपका ओपनिंग क्लोजिंग हो गया, तो हम फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एट करंट परचेजिंग पावर में सर इसका कंपैरिजन करते हैं। ठीक, फाइंड आउट फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब क्लोजिंग कैपिटल कितने से आ गई? 21,000 से, क्योंकि आपने 4,000 विड्रॉ कर लिए, ओपनिंग 20,000 से, तो इंक्रीमेंट आ गया। ठीक जी सर। फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एट करंट परचेजिंग पावर की अगर हम बात करें, तो करंट परचेजिंग पावर सर आपका मार्केट के हिसाब से देखें तो 120 100, ठीक, इंटू आपका आएगा ओपनिंग प्राइस कितने से था सर? 4, तो 4.8, 5,000 इंटू 4.8, या आप ऐसे कर सकते हैं 20,000 डिवाइड बाई 100 इंटू 120, रिटेन प्रॉफिट नेगेटिव आ गया। फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस की बात करें तो प्रोडक्ट प्राइस के हिसाब से हम करंट प्राइस के हिसाब से कंपैरिजन करेंगे। ठीक जी सर। आइए आगे बढ़ते हैं। सेकंड, ये क्वेश्चन नहीं है, मैंने यहां पे क्या किया? कॉन्सेप्ट दे दिया है। आइए एक प्यारी सी बात पहले डिस्कस करते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस होता है? ये दोनों एक ही होते हैं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कहलाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग क्या करते हैं? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ये कहता है कि अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देते हो, तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो यूजफुल होनी चाहिए, वो इंफॉर्मेशन एंड यूजर के लिए यूजफुल होनी चाहिए। ठीक जी सर। अब इंफॉर्मेशन को यूजफुल कब मानेंगे? कहता है जब उसमें दो फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक होंगी। कौन कौन सी? एक, वो इंफॉर्मेशन रेलिवेंट होगी, और सेकंड, वो इंफॉर्मेशन रिलायबल होगी, मतलब फेथफुल रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक जी सर। इन्फॉर्मेशन को रेलिवेंट कब मानेंगे? कहता है इन्फॉर्मेशन को रेलिवेंट माना जाएगा अगर उसके होने या ना होने से एंड यूजर के डिसीजन पे इंपैक्ट पड़ता है। एक इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट मानी जाएगी अगर उसके होने या ना होने से एंड यूजर के डिसीजन पे क्या होता है? इंपैक्ट आता है। ठीक जी सर। सर रेलिवेंट के लिए हम लोग मेटेरियलिटी को कंसिडर करेंगे। मेटेरियलिटी का मतलब क्या है? एक इन्फॉर्मेशन सर मेटेरियल मानी जाएगी अगर उसको ओमिट करना, उसको मिसस्टेट करना, या आपका ऑब्सक्योर करना जो यूजर है उसके डिसीजन पे इंपैक्ट डालता है। ठीक जी सर, उसको इन्फ्लुएंस करता है। देखिए फिर से बात सुनना, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजफुल होनी चाहिए। यूजफुल के लिए दो फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है, एक आपका रेलिवेंट होनी चाहिए, एक रिलायबल होनी चाहिए, मतलब फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। ठीक जी सर। रेलिवेंट कब होगी? जब वो आपका एंड यूजर के डिसीजन पे इंपैक्ट डालेगी, मतलब वेंट्रियल होगी। ठीक। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, रिलायबल का मतलब क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सब्सटेंस और फॉर्म के हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे, उसमें से कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए। वो इन्फॉर्मेशन सर जो आपका कंप्लीट होनी चाहिए, प्रूडेंस नॉर्म उसके अंदर फॉलो होना चाहिए। ठीक जी सर। चलिए एक बार ये बातें रीड करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। Qualitative characteristic of the useful financial information. If financial information is to be useful, it must be relevant and faithful represent what it purports to represent, मतलब intention. The usefulness of the financial information is enhanced. इसको हम बोलते हैं आपका enhanced qualitative characteristic. ठीक जी सर। ये 4 होती हैं, 2 आपकी fundamental qualitative characteristic होती हैं, और सर 4 आपकी enhanced qualitative characteristic होती है। ठीक जी सर। कंपेरेबल हो, जो आपकी एनहांस क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है उसमें सिर्फ कंपेरेबल होनी चाहिए, मतलब जो डेटा है ना वो कंपेरेबल हो, आपका इंटरफॉर्म हो सकता है, इंटरफॉर्म हो सकता है। ठीक जी सर। वेरीफाइबल होना चाहिए, मतलब उसे हम वेरीफाई कर पाए। अब वेरीफाई सर हम कैसे कर सकते हैं? सर वेरीफाई के लिए आप डायरेक्ट वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे स्टॉक की काउंटिंग होगी। इनडायरेक्ट वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे सर हम लोग क्या करते हैं, इनपुट और आउटपुट का कोरिलेट करके देख सकते हैं। जैसे मान लो मैंने क्या किया, ड्यूरिंग दैट कुछ परचेज रिकॉर्ड की। ठीक। अब मैं जीएसटी के इनपुट से सर क्या करता हूं, उसको क्रॉस टैली करके देख लेता हूं। ठीक जी सर। आप थर्ड पार्टी से कंफर्म कर सकते हैं। टाइमली, इंफॉर्मेशन टाइमली अवेलेबल हो। अंडरस्टैंडेबल, सर इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक
जो जिस बंदे को बेसिक नॉलेज है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, सर वो उसको समझ में आनी चाहिए। ठीक जी सर। फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, देर आर टू फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, रेलिवेंस, दैट इन्फॉर्मेशन इज रेलिवेंट विच इज लाइकली टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन बाय द यूजर इज सेट टू बी रेलिवेंट। ठीक, ये आप एक बार रीड कर लेना। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन मतलब सब्सटेंस और फॉर्म के हिसाब से हम लोग देखेंगे। ठीक, इसको एक बार आप रीड कर लेना। एनहांसिंग क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक में सर आपका कंपेरेबिलिटी आ गई, अंडरस्टैंडेबिलिटी आ गई, वेरिफिलिटी आ गई और आपका टाइमलाइंस आ गई। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहता है एनहांसिंग क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक है जो है कैनॉट मेक इन्फॉर्मेशन यूजफुल। सर वो इन्फॉर्मेशन को यूजफुल नहीं बनाएंगे, वो तो एनहांस करेंगे। यूजफुल के लिए क्या है, इफ द इन्फॉर्मेशन इज इरेलीवेंट और इफ इट इज नॉट फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। इट मीन्स क्या है कि इन्फॉर्मेशन में दो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, एक आपका रेलिवेंट हो और दूसरा सर आपका फेथफुल रिप्रेजेंटेशन हो। ठीक जी सर। थर्ड कॉन्सेप्ट देखिए, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट ही है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। फ्रेमवर्क ये कहता है कि आप इंफॉर्मेशन को यूजफुल बनाएंगे। जी सर। अब यूजफुल बनाने के लिए सर आप कोई जैसे इंडेस का प्रोविजन है, कोई इंडेस लेके आते हैं। ठीक जी सर। तो जब उसको अप्लाई किया जाए ना, तो वो कोस्ट कंस्ट्रेंट होना चाहिए। कोस्ट कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है कि उसकी एप्लीकेबिलिटी की वजह से इन कंपेरिजन टू कोस्ट बेनिफिट ज्यादा मिलने चाहिए। अब यहां पे सर तीन प्यारी प्यारी सी बातें आती है। सबसे पहले कोस्ट का रोल क्या है। कोस्ट का रोल ये है कि देखिए, जब उस इंफॉर्मेशन को अप्लाई किया जाएगा, एंड यूजर उसके बेस पे एनालिसिस करेगा, तो ओवरऑल जो बेनिफिट है ना, वो बेनिफिट उस कोस्ट के कंपैरिजन में ज्यादा होने चाहिए जो उसके ऊपर कोस्ट इनकर्ड है। सेकंड कहता है कि असेसमेंट ऑफ कोस्ट का बेस क्या होना चाहिए। कहता है बेस होना चाहिए जो इंडेस को अप्लाई करेगा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को अप्लाई करेगा, और जो उस इंफॉर्मेशन को यूज करेगा, दोनों के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। और जब हम लोग कोस्ट को कंसिडर करेंगे, थर्ड है आपका कोस्ट पर्सपेक्टिव, तो हम एंटिटी एज मतलब एक सिंगल एंटिटी देखेंगे, जर्नल देखेंगे। जैसे मान लो कि इंडेस आ गया, अगर उसे जिन कंपनियों के ऊपर इंडेस की एप्लीकेबिलिटी है वो सारी अप्लाई करती, तो कितने बेनिफिट मिलेंगे, क्या कॉस्ट आएगी, हम उस प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे, ना कि इंडिविजुअल एंटिटी के प्रोस्पेक्टिव से। ठीक, डिस्कस द कोस्ट कंस्ट्रेंट on useful financial information in context of conceptual framework for financial reporting under Ind AS. The cost constraint on useful financial information, सिंपल मीनिंग क्या है कि जो भी बेनिफिट मिलेगा वो कोस्ट के कंपैरिजन में ज्यादा होना चाहिए। रोल ऑफ कोस्ट, कोस्ट इज ए परवेसिव कंस्ट्रेंट on the information that can be provided by the financial reporting financial information impose cost and it is important that these costs are justified by the benefit of the reporting that information। ठीक है जी। basis of assessment of cost, both the provider and user of financial information incur cost in reporting and analysis financial information. In applying the cost constraint, ICI assess whether the benefit of the reporting particular information are likely to justify the cost incurred to provide and use that information। ठीक, ICI assess करेगा कि जो बेनिफिट आएंगे ना इस रिपोर्टिंग से, वो जितनी उसके ऊपर कॉस्ट इनकर्ड है उसको जस्टिफाई करे, इन्फॉर्मेशन यूज हो, इन्फॉर्मेशन का यूज हो, मतलब बेनिफिट ज्यादा है उससे। व्हेन अप्लाइंग द cost constraint in formulating a proposed index, the ICI seek information from provider of financial information, user, auditor, academic and other about the expected nature and quantity of the benefit and cost to that index। ठीक जी सर। सर जैसे हम इंडेस को अप्लाई करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो तो अपनी तो कॉस्ट आ जाएगी मान के हम लोग ना, लेकिन एंड यूजर की क्या कॉस्ट आएगी। एंड यूजर क्या करेगा, उस इन्फॉर्मेशन को यूज करने के लिए उसको एनालिटिकल करेगा, तो एनालिटिकल के लिए उसे क्या करना पड़ेगा सर, इन्फॉर्मेशन को यूज करना पड़ेगा, तो उसके लिए कॉस्ट आती है। जैसे मान लो मैं एक कंपनी हूँ, ठीक, और मेरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को एक बंदा रीड करके इन्वेस्ट करता है, तो हो सकता है वो कहीं से कंसल्टेंसी ले, वो अपना टाइम इसके ऊपर लगाएगा, ठीक, तो वो कॉस्ट आ जाएगी। इस लाइन को फिर से पढ़ सकते हैं, बोथ द प्रोवाइडर एंड यूजर ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इनकर कॉस्ट इन रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ठीक, in most situations assessment are based on a combination of the quantitative and qualitative information। ठीक जी सर। cost perspective, due to the inherent subjectivity assessment of the different individual about the cost and benefit of reporting particular item of financial information will vary, therefore ICI seek to consider cost and benefit in relation to financial reporting generally, मतलब जो perspective देखेंगे वो जर्नल देखेंगे, ठीक, and not just in relation to individual reporting entity। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर आपका है प्रोफेशनल एंड एथिकल ड्यूटी ऑफ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये चैप्टर ये कहता है कि सीए अपनी ड्यूटी करते हुए एथिक्स फॉलो करेगा। ये चैप्टर ये कहता है कि जो सीए ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड एंटिटी जिसके लिए वो काम कर रहा है, उसके साथ साथ पब्लिक एट लार्ज एंड यूजर के लिए भी है। चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या करना पड़ेगा सर, एथिक्स फॉलो करने पड़ेंगे, और देयर आर 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स
पहला आपका इंटीग्रिटी, सेकंड आपका ऑब्जेक्टिविटी, थर्ड आपका है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर पीसीडीसी, फोर्थ आपका कॉन्फिडेंशियलिटी और फिफ्थ आपका प्रोफेशनल बिहेवियर। आइए मैं पहले एक बार ये बात डिस्कस कर लेता हूं कि हमें आंसर कैसे देना है अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है। देखिए इस चैप्टर का जो क्वेश्चन है ना वो किसी भी क्वेश्चन के साथ मर्ज करके दे सकते हैं। तो हम आंसर के ना 4 स्टेप रखेंगे। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, रेलिवेंट इंड एस का प्रोविजन बताएंगे और फिर कमेंट करेंगे जो ट्रीटमेंट के बारे में एडवाइस किया गया है, जो ट्रीटमेंट कर रखा। ठीक जी सर। सेकंड हम बताएंगे कि कौन कौन से एथिक्स जो है आपका फंडामेंटल एथिक्स है वो आपके हिट हो रहे हैं। थर्ड में हम बताएंगे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या क्या नेसेसरी स्टेप उठाने चाहिए। फोर्थ हम बताएंगे कि अगर वो नेसेसरी स्टेप नहीं लेता तो वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आ जाएगा। एफआर के अंदर जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट आपके लिए रेलिवेंट है वो है अगर सीए इन प्रैक्टिस है, अगर सीए इन प्रैक्टिस है तो शेड्यूल 2 पार्ट 1 के क्लोज 5, 6, 7 एंड 8 और फॉर ऑल सीए शेड्यूल 2 पार्ट 2 आपका क्लोज 1, ये आपके एफआर के एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। आइए एक बार मैं इन क्लोज को रिवाइज करा देता हूं। कहता है एक सीए जो है अगर वो प्रैक्टिस में है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का गिल्टी माना जाएगा अगर क्लोज 5 कहता है वो फेल कर जाता है टू डिस्क्लोज ए मेटेरियल फैक्ट, उसे मेटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज करना था, वो उसको डिस्क्लोज करने में फेल कर जाता है। सेकंड, मेटेरियल मिसस्टेटमेंट को उसे रिपोर्ट करना था बट वो ऐसा करने में फेल कर जाता है। 7, वो केयरलेस है मतलब ग्रोसली नेग्लिजेंट है, वो ड्यू डिलिजेंस को प्रॉपर फॉलो नहीं करता। 8, रिपोर्ट करने के लिए उसे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए थी बट वो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने में फेल कर जाता। ठीक जी सर। शेड्यूल 2 पार्ट 2 क्लोज 1 ये कहता है कि अगर मान लो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है, कॉन्ट्रावेंस है आपका ऑफ द दिस एक्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट या रेगुलेशन मेड अंडर आपका अंडर दिस एक्ट और आपका एनी गाइडलाइंस इशूड बाय द काउंसिल। मैं दोबारा बोल देता हूं, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट सर कॉन्ट्रावेंस करता है किसमें, आपका इस एक्ट के अंदर या रेगुलेशन मेड देयर अंडर और एनी अदर गाइडलाइंस इशूड बाय द काउंसिल। ठीक जी सर। चलिए अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन के थ्रू हम जो मैंने स्टेप बताए थे आपको उनको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इन्फोस्टार लिमिटेड इज ए लिस्टेड कंपनी एंगेज्ड इन द प्रोविजन ऑफ द आईटी सर्विस इन इंडिया। ठीक है जी। द डायरेक्टर आर पेड ए बोनस बेस्ड ऑन द प्रॉफिट अचीव्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर एज पर द बोनस टेबल गिवन बिलो। इन्फोस्टार लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है और आपका एंगेज्ड इन द प्रोविजन ऑफ आईटी सर्विस इन इंडिया। The director are paid a bonus based on the profit achieved by the company during the year as per the bonus table given below. जो डायरेक्टर है उनको बोनस मिलता है आपका प्रॉफिट के बेस पे। ठीक जी सर। रेंज ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेस देन 1 करोड़ है तो डायरेक्टर को कोई बोनस नहीं मिलेगा। 1 to 5 करोड़ है, 1 करोड़ लेस देन 5 करोड़ है तो 2% है। ठीक जी सर। द ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ P&L फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च X2 करंटली शो ए प्रॉफिट ऑफ 2 करोड़। जो ड्राफ्ट स्टेटमेंट आई ना P&L की उसमें 2 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया गया है। इशू क्या है, On 25th March X2, Infostar Limited sold land located adjacent to its head office to a third party, Z Limited, for a consideration of 40 crore. ठीक है। With an option to purchase the land back on 25th May X2 for which 40 crore plus a premium of 6%। देखिए इंड एस 115 ये कहता है कि अगर आप किसी असेट को, इन्वेंट्री को बेचते हो, ठीक जी सर, मतलब आप किसी असेट को बेचते हो और उसके ऊपर आप क्या करते हैं, रीपर्चेज राइट रखते हो। क्या रखते हो, रीपर्चेज राइट रखते हो। ठीक जी सर, मतलब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है रीपर्चेज का या आपके पास कॉल ऑप्शन है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, असेट को डी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे और जो अमाउंट आपके पास आया, मान लो हमने 10 लाख का अमाउंट लिया 1 मिनट के लिए, ठीक जी सर, और ये अमाउंट हमने आज रिसीव किया है और जब हम इसे रीपर्चेज करेंगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के तहत या कॉल ऑप्शन के तहत, उसका अमाउंट मान लो 11 लाख है, तो ये 1 लाख आपकी फाइनेंस कॉस्ट मानी जाएगी और 10 लाख आप एज ए फाइनेंशियल लायबिलिटी दिखाएंगे। और अगर मान लो आप जो अमाउंट रिसीव करते हैं वो 9 लाख रिसीव करते हैं, कम अमाउंट रिसीव करते हैं, तो आपके लिए वो लीज इनकम बन जाएगी। इसका मतलब क्या कि सामने वाली पार्टी ने असेट को यूज किया और आपने क्या किया, लीज रेंट चार्ज किया। ठीक, तभी जब वो असेट को वापस देगी तो आप ये पेमेंट करने वाले हैं, डिफरेंस आपका लीज पेमेंट आ जाएगी। ठीक, लीज इनकम आ जाएगी आपके लिए ना। द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द ट्रांजेक्शन एलिमिनेटेड द बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ इन्फोस्टार लिमिटेड। देखिए इन्फोस्टार ने क्या किया, एक लैंड बेची
40 करोड़ की, और फिर बोल दिया कि 25 मई को, और ये आपका ईयर एंड पे बिल्कुल ऐसा कर रहे हैं वो 6 डेज पहले ना, कि 2 महीने बाद वो क्या करेंगे, इसे वापस ले लेंगे और 6% प्रीमियम एक्स्ट्रा पे कर देंगे। तो हम लोग पता है यहाँ पे क्या करेंगे, लैंड को डी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, कोई प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जो अमाउंट हमने रिसीव किया है सर उसे एज ए लाइबिलिटी दिखाएंगे। ठीक जी सर। और जो हम बाद में पेमेंट करेंगे डिफरेंस आपका फाइनेंस कॉस्ट आ जाएगी। ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ द सीएफओ ऑफ द कंपनी हु इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, सर आपका सीएफओ के इंस्ट्रक्शन पे, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अब ये इन प्रैक्टिस की बात नहीं हो रही, इन सर्विस की बात हो रही है। द ट्रांजेक्शन वाज ट्रीटेड एज ए सेल इंक्लूडिंग द प्रॉफिट अराइजिंग ऑन डिस्पोजल ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ P&L for the year ending. Discuss the ethical and accounting implication of the above issue with respect to a chartered accountant in service, referring to the relevant Ind AS wherever appropriate. देखिए, हम पहले Ind AS 115 के बारे में बताएंगे कि Ind AS 115 क्या कहता है, फिर हम ये बताएंगे कि गिवन केस में हमें यहाँ पे सेल रिकॉर्ड नहीं करनी, लैंड को डी रिकॉग्नाइज नहीं करना, जो हमने अमाउंट लिया उसे हम क्या करेंगे, एज ए फाइनेंशियल लायबिलिटी दिखाएंगे, लोन दिखाएंगे। ठीक जी सर, ये सारी बातें हम लोग लिखेंगे। सेकंड स्टेप क्या रहेगा, सेकंड स्टेप ये रहेगा कि हम यहाँ पे लिखेंगे कि एथिकल इशू जो है कौन कौन से हिट हो रहे हैं, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले इंटीग्रिटी की बात करते हैं। सर उसकी इंटीग्रिटी हिट हो रही है क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन सर अगर हम दे रहे हैं तो हमें मतलब हमें होनेस्ट होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। सर हम कोई भी फॉल्स या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। सर यहाँ पे फॉल्स इंफॉर्मेशन जा रही है तो आपका इंटीग्रिटी होगी। ऑब्जेक्टिविटी, सर ऑब्जेक्टिविटी में क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, अंडर इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, आपका बायसनेस नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे इंटीग्रिटी हिट हो रही है, ऑब्जेक्टिविटी हिट हो रही है। ऑब्जेक्टिविटी क्यों हिट हो रही है, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन सर हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं उसकी वजह से हम लोग अपने प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं, और जो डायरेक्टर का सेल्फ इंटरेस्ट है सर बोनस को लेके वो कंसिडर हो रहा है, मतलब हम यहाँ पे बायस हो रहे हैं। ठीक जी सर। देखिए, पीसीडीसी का रोल आता है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर नॉलेज है और हम ट्रीटमेंट गलत कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिविटी इंटीग्रिटी के साथ साथ प्रोफेशनल बिहेवियर भी खराब हो रहा है। ठीक, लेकिन अगर हमें नॉलेज नहीं तो पीसीडीसी खराब हो रही है। लेकिन इंस्टीट्यूट क्या करता है, सर चारों चीजें लिख देता है। अभी क्या करेंगे, आंसर में चारों चीजें लिख देंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो सीए है उसे अप्रोप्रिएट एक्शन लेना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें सीएफओ की तो उसे क्या करना चाहिए, दो चार्ज विद गवर्नेंस है उनको इन्फॉर्म करना चाहिए। अगर वो अप्रोप्रिएट एक्शन लेते ठीक है, नहीं तो अपने आप को डिसएसोसिएट कर लेना चाहिए। अगर वो सर ऐसा नहीं करता तो फिर वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का गिल्टी माना जाएगा आपका शेड्यूल 2 पार्ट 2 के क्लोज 1 के अंदर। ठीक जी सर। आइए एक बार हम आंसर मिलकर रीड कर लेते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, द सेल ऑफ लैंड मीट द कंडीशन स्पेसिफाइड इन Ind AS 115. Revenue from contract with customer for qualify as a repurchase agreement as Infostar has an option to buy back the land from Z Limited and therefore control is not transferred. Z ability to use and gain benefit from the land is limited. ठीक है। Infostar Limited must treat the transaction as a financing arrangement and record both the asset and the financial liability, the amount received which is repayable to Z Limited. आगे देखिए, Infostar Limited should not de-recognize the land from the financial statement because the risk and reward of the ownership are not transferred. Thus, the substance of the transaction is a loan of 40 crore with a 6% premium on repurchase, effectively reflecting interest payment. Recording the aforesaid transaction as a sale in an attempt to manipulate the financial statement in order to show an improved profit figure and more favorable cash position. ठीक, वो ये कह रहा है कि यहाँ पे जो टारगेट लिया गया था एक तरीके से सेल को रिकॉर्ड कर लिया, प्रॉफिट बढ़ जाएंगे और फेवरेबल कैश पोजीशन कैसे बन जाएगी, आप बैंक ओडी को पे करके दिखा रहे हैं और जो अमाउंट आपके पास रिसीव हुआ ना उसे आप एज ए सेल प्रोसीड्स दिखा रहे हैं, ना कि उसे आप एज ए लोन दिखा रहे हैं। ठीक, द सेल मस्ट बी रिवर्स एंड द लैंड शुड बी रीइंस्टेटेड एट इट्स कैरिंग अमाउंट प्रायर टू द ट्रांजैक्शन। ठीक, ये एथिकल इशू के बारे में इंस्टीट्यूट क्या करता है, चारों के चारों सर इशू लिख देता है यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी को छोड़ के। ठीक, तो आप भी चारों लिख देंगे। इन सच ए केस ही इज ए सब्जेक्ट टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर क्लोज 1 ऑफ पार्ट 2 ऑफ द सेकंड शेड्यूल of the Chartered Accountant Act 1949. Clause 1 state that a member of the institute, whether in practice or not, shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he contravenes any of the provision of this act or the regulation made thereunder or any guidelines issued by the council. As per the guidelines issued by the council, a member of the institute who is an employee shall exercise due diligence and shall not be grossly negligent in the conduct of his duty. ठीक जी सर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। रुस्तम लिमिटेड A company engaged in oil extraction, ठीक है जी, has a present obligation to dismantle the oil rig installed by it at the end of the useful life of 10 years.
सर रुस्तम लिमिटेड एंगेज्ड है ऑयल एक्सट्रैक्शन में और उसकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन उसे क्या करना पड़ेगा, डिसमेंटल करना पड़ेगा ऑयल रिग आफ्टर द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले डिसमेंटल कॉस्ट का एस्टिमेट लगाएंगे एज पर द प्रोविजन ऑफ इंड AS 37, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एज पर द प्रोविजन ऑफ इंड AS 37 और एज पर इंड AS 16 हम क्या करेंगे सर उसे कैपिटलाइज करेंगे। ठीक जी सर। अनवाइंडिंग सर जो कॉस्ट आएगी एज पर द इंड AS 37 हर ईयर उसे पीएनएल अकाउंट में चार्ज करेंगे और जो भी हमने अमाउंट कैपिटलाइज किया उसके ऊपर डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट पीएनएल अकाउंट के अंदर आ जाएगा। ठीक जी सर। रुस्तम लिमिटेड कैन नॉट कैंसिल दिस ऑब्लिगेशन और ट्रांसफर इट। ठीक है जी। रुस्तम लिमिटेड इंटेंड टू कैरी आउट द डिसमेंटलिंग वर्क इटसेल्फ एंड एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ द वर्क टू बी 100 crore एट द एंड ऑफ द 10 ईयर। द डायरेक्टर ऑफ रुस्तम लिमिटेड आर अवेयर ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ इंड AS 37 एंड इंड AS 16। सर डायरेक्टर को सब पता था। However, they propose to expenses the cost of dismantling the oil rig as and when incurred। लेकिन वो प्रपोज कर रहे हैं कि जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट आएगी ना ऑयल रिग की जैसे जैसे इनकर्ड होगी वो उस टाइम पर रिकॉर्ड कर लेंगे विद नो एंट्री और डिस्क्लोजर इन द लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक। दे आर्ग्यू दैट एप्लीकेशन ऑफ इंड AS इन्वॉल्व जजमेंट। वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि जो इंड AS है वो जजमेंट इन्वॉल्व करते हैं एंड ऑल्दो प्रूडेंस इज मेंशन्ड इन द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इट इज ओनली वन अमंग द मैनी वे ऑफ अचीविंग फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। नहीं सर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इंड AS में कोई बात लिखी है उसको फॉलो नहीं करते तो ये माना जाएगा कि आपने इंड AS फॉलो नहीं किया, मतलब आपने फेथफुल रिप्रेजेंटेशन यूजफुल इन्फॉर्मेशन नहीं दी। ठीक। डिस्कस वेदर द डायरेक्टर आर एक्टिंग अनएथिकली इन द अबव इंस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, इंड AS 37 और 16 का प्रोविजन लिखेंगे, फिर बताएंगे कि जो डायरेक्टर है वो यहाँ पे सर करेक्ट नहीं है क्योंकि उन्हें इसको रिकॉर्ड करना चाहिए। ठीक। What should be the practicing chartered accountant course of action in this regard? CA सर यहाँ पे क्या क्या एक्शन लेगा। देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम कि इंड AS क्या कहते हैं, इंड AS का प्रोविजन लिखेंगे फिर बताएंगे कि इंड AS का प्रोविजन फॉलो नहीं हो रहा। ठीक। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो CA इन प्रैक्टिस है प्रोफेशनल बिहेवियर में आ जाएगा सर उसके ना, कि एक प्रोविजन का उसे पता और वो उस प्रोविजन के बारे में नहीं बता रहा। तो एथिकल इश्यू में हम प्रोफेशनल बिहेवियर के बारे में लिखेंगे। ठीक जी सर। उसके बाद एप्रोप्रिएट एक्शन क्या रहेगा, दो चार्ज विद गवर्नेंस को वो इन्फॉर्म करेगा एप्रोप्रिएट एक्शन के लिए। अगर वो एप्रोप्रिएट एक्शन नहीं लेते तो उस केस में अपने आप को डिस एसोसिएट कर लेगा। ठीक जी सर। अगर वो ऐसा नहीं करता तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आ जाएगा। आप क्या करेंगे, क्लोज 5, 6, 7 उसके बारे में लिखेंगे। यहाँ पे इन्होंने 6, 7, 5, 6, 7 के बारे में लिख रखा है। आप जो शेड्यूल 2 पार्ट 2 का क्लोज 1 है उसके बारे में भी लिख देना। ठीक जी सर। अगर मैं बात करूं क्लोज 8 की तो यहां पे वो रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि क्लोज 8 में लिखा हुआ है कि उसे अपनी ओपिनियन देने के लिए जो सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको ऑब्टेन करने में फेल कर रहा है, तो यहां पे सर उसकी रेलिवेंसी नहीं है। लेकिन हाँ आप शेड्यूल 2 पार्ट 2 के क्लोज 1 के बारे में भी लिख देना एक लाइन ना। चलें जी सर, इसका आंसर आप रीड कर लेना। इसके बाद अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो टेक्नोलॉजी का चैप्टर आता है, अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसमें सिर्फ रीड करने वाली चीजें हैं, तो आप क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों को एक बार खुद से रीड कर लेंगे। ठीक जी सर। चलिए जी, इसी के साथ अपना ये बैच समाप्त होता है, आज की क्लास समाप्त होती है। देखिए बेटा, इस बैच में ना मैंने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, जितने भी टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे सारे कवर कराए हैं, डिटेल में कवर कराया है, साथ में कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कराया है। बट मेरे ये एफर्ट्स ना तभी फ्रूटफुल हो पाएंगे जब आप एफर्ट्स लगाएंगे, और मेरे को पूरा विश्वास है कि आप अपनी साइड से कोई कसर नहीं छोड़ने वाले। ये जो कमिंग टाइम है, कमिंग डेज है, आपने एक सिंगल सेकंड वेस्ट नहीं करनी, आपने अपनी साइड से बेस्ट देना है। अगर आप अपनी साइड से बेस्ट दोगे, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, आप पास होंगे, और जब आप पास होंगे, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपके पेरेंट्स में सब आपके ऊपर प्राउड फील करेंगे। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे को पूरा विश्वास है कि आप अपनी साइड से एफर्ट्स में कोई भी गैप नहीं रखेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड लक। और हाँ, इस बार एग्जाम को फोड़ के आएंगे।